चलेगा। क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। आज की थॉट ऑफ द डे से, आज की थॉट ऑफ द डे है कि यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ये बात सही है बच्चों। बहुत सारे बच्चे नो सेट का प्रयास करते हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में 1.5-2 साल में थक जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। फिर वो उस चक्कर में CHO से का भी एग्जाम नहीं दे पाते या छोटे एग्जाम में नहीं दे पाते। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। आप एक बहुत बड़े युद्ध में उतरे हो जिसको गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं, और इस पे विजय पाने का मतलब है राजा की तरह जीवन हो जाता है। आदिवासी में अगर सपने बड़े हैं तो आपको बेटा समर्पण भी बड़ा देना पड़ेगा। सपना अगर गवर्नमेंट जॉब का है तो उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। सपने को सच करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, पर स्मार्ट तरीके से। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। छोटे छोटे प्रयास करते रहना, क्योंकि छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, मेहनत करते रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने को मेहनत से जी नहीं चुराना। ईश्वर आपको देने में कमी नहीं रखेगा, उस पर विश्वास रखे। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है, और वो आपके लिए उसने बेहतरीन सोच रखा है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। चलेगा बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपन। यहां पे अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन आज यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा रूबेला के बारे में। किसके बारे में? रूबेला के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। थ्योरी के साथ एमसीक्यू अपन सोल्व कर रहे हैं अपन। यहां पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथीज सीन इन, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। साल्ट का मतलब नमक और पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, यानी सफेद और काले का कॉम्बिनेशन। इस तरह के रसेस जो कहां पे? रेटिना पे, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है किस डिजीज का, तो किस बीमारी में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है CRS, दैट इज द कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में ऐसा होता है। कंजेनाइटल सिफिलिस में जिसको CSS बोलते हैं, ब्लूम सिंड्रोम या आलोपबो। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ब्लूम सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी आइज को अफेक्ट करता है। तो यहां पे बेटा राइट आंसर जो बेस्ट जाएगा दैट इज आलोपबो। सभी को अफेक्ट करता है। रूबेला को अफेक्ट करता है आपका, सिफिलिस को, सिफिलिस वाले केस में और ब्लूम सिंड्रोम में, सबके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, यानी जो रेटाइना उसमें व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक आपके मैक्यूल्स रसेस बनेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी आपको बेटा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल रूबेला वैक्सीन इज प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 15 ईयर, शुड एडमिनिस्टर बाय। दो क्वेश्चन छिपे हैं। पहली बात तो सिंगल आपकी जो रूबेला वैक्सीन है उससे कितनी इम्यूनिटी मिल सकती है? तो 15 साल तक की, या लाइफ लॉन्ग भी मिल सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि ये किस रूट से दी जाती है। तो कल अपन ने डिस्कस किया था MMR, मीजल्स मल्स एंड रूबेला, जो कि एक कंबाइंड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? कंबाइंड वैक्सीन है। याद आ रहा आपको? मीजल्स में अपने डिस्कस किया था। ये MMR जो है वो 0.5 ml किस रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से आपके लगाई जाती है। कितने? 12 to 15 मंथ ऑफ एज पे फर्स्ट डोज इसकी लगाई जाती है, और सेकंड डोज इसकी 4 to 6 ईयर की एज पे लगाई जाती है। याद आ रहा है नहीं आ रहा? कौन सी? मीजल मम्स और रूबेला MMR वैक्सीन। इज इट क्लियर? एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। NIS का पार्ट नहीं है ये, फिर भी अपन लगाते हैं कंबाइंड वैक्सीन। और ये 12 से 15 मंथ पे फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 4 से 6 ईयर पे लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि MMR तो कंबाइंड लगती है सबक्यूटेनियस, पर ये MMR की बात नहीं कर रहा है, ये सिंगल रूबेला की बात कर रहा है। मीजल मम्स रूबेला, रूबेला जो सिंगल दी जाए, कंबाइंड तो सबक्यूटेनियस देते हैं अपन। ये यही आपने गलती करी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाइंड छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा यहीं से सीखना आपको। कंबाइंड तो कह रहे हैं सबक्यूटेनियस, लेकिन ये सिंगल रूबेला की बात कर रहा है। रूबेला वैक्सीन जो आती है, रूबेला एंटीजन 27/3 करके ये वैक्सीन आती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है बेटा। ये सिंगल वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? यस, सभी के जवाब गलत है, बिल्कुल गलत जवाब है। मैं यहाँ MMR की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल रूबेला वैक्सीन की कर रहा हूं। यही बातें सीखनी है आपको। आता सब कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर पढ़ने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एकदम सही जवाब दिया एकमात्र कैंडिडेट ने। यस, बिल्कुल बेटा, थैंक यू। राइट आंसर जाएगा IM रूट से। सिंगल रूबेला वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? RA 27/3 करके ये वैक्सीन आती है, 0.5 ml IM रूट से दी जाती है, जबकि कंबाइंड MMR सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है 0.5 ml। इज इट क्लियर और नॉट? सो ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल निर्मल, यस, राइट आंसर ए जाएगा बेटा। मैं MMR की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल रूबेला वैक्सीन साफ लिखा है। इज इट क्लियर नॉट? तो ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आपके। IM आपका रूट आपका अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल रूबेला वैक्सीन, ओके, IM रूट से इसको ए करना आंसर, सिंगल रूबेला। यस, इसको अपन वापस रिव्यू करेंगे बेटा क्वेश्चन को। अच्छा, वो मॉम्स है,
चलेगा, कम बैक टू वापस टॉपिक पे आओ। सिंगल रूबेला वैक्सीन बताइए। एमएमआर, यस बेटा, वो मम्स दी जाती है, सॉरी, वो जो दी जाती है मम्स, अगर सिंगल मम्स अगर दी जाए तो वो दी जाती है आईएम रूट से, आरी बात में। पर सिंगल रूबेला और कंबाइंड रूबेला बेटा दोनों सबकुटिनस से दी जाएगी। राइट आंसर है बेटा, सॉरी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें, माफी चाहता हूं। राइट आंसर जाएगा सबकुटिनस ही, सबकुटिनस ही जाएगा, क्योंकि सिंगल रूबेला की बात करें। वो जो आईएम दी जाती है वो कौन सी मम्स है, कौन सी मम्स है, माफी चाहता हूं, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले बेटा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, हो सकता है एंटीना कैच नहीं किया हो। चलिएगा, तो एमएमआर जो वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन है, 0.5 ml सबकुटिनस दी जाती है 12 से 15 मंथ पे पहली डोज, और सेकंड डोज कब, 4 से 6 साल पे। वैसे एक सिंगल रूबेला वैक्सीन भी आती है R8 27/3 करके, ये लाइव वैक्सीन है, और ये भी आपका सबकुटिनस रूट से दी जाती है 0.5 ml। जबकि जो आईएम रूट से दी जानी वैक्सीन कौन सी है, मम्स है बेटा, कौन सी है, मम्स। यस यस, एग्री विद यू। तो यहां आंसर सबकुटिनस से जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना बेटा, माफी चाहता हूं आपसे। यस, चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन यहां बात करते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि रूबेला है क्या। बार बार एक क्वेश्चन बन रहा है आपके कि रूबेला है क्या, तो अपन बात करते हैं किसके बारे में, रूबेला के बारे में बेटा। रूबेला है क्या, रूबेला है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप गरिमा को समझिएगा। सबसे पहले बात जानते हैं कि रूबेला है क्या। इसी रूबेला को अपन बोलते हैं जर्मन मीजल, जर्मन मीजल्स। समझ मेरी बात, इसी रूबेला को अपन क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल। इज इट क्लियर और नोट। इसी रूबेला को अपन जर्मन मीजल बोलते हैं, और इसी रूबेला को अपन बोलते हैं रोथलिन। रोथलिन, रोथलिन का मतलब होता है स्मॉल रेड, हल्का रेड, या पिंक जिसको बोलते, स्मॉल रेड जिसको अपन बोलते हैं, कम रेड जिसको अपन बोलते हैं पिंक। तो यहाँ पे पिंक पिंक कलर के रसेस होते हैं, इसलिए रोथलिन बोलते हैं बेटा। या इसी को बोलते हैं थर्ड डे डिजीज, थर्ड डे मीजल बोलते हैं बेटा। 3 दिन तक आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड डे मीजल या थर्ड डे डिजीज बोलते हैं। कंबाइंड बेटा सबकुटिनस जाएगा, और रूबेला एंटीजन सिंगल भी आपका रूबेला वैक्सीन भी सबकुटिनस जाएगी, पर मम्स है वो कंबाइंड। अगर एमएमआर के साथ मम्स दे रहे तो वो सबकुटिनस जाएगी, और अगर सिंगल मम्स दे रहे तो आईएम जाएगी। थोड़ा इसको चेंज कर लेना बेटा। तो स्मॉल रेड पिंक आपका बेटा क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रसेस देखने को मिलेंगे, इसलिए रूबेला जर्मन मीजल, डोंट बी कंफ्यूज। एक होता है रूबियोला, रूबियोला में थोड़ा ज्यादा रेड रसेस होते हैं, इसको तो बोलते हैं अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कल डिस्कस किया था, मीजल्स। इसे तो क्या बोलते हैं, मीजल्स। और ये रूबेला है, इसे क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल। अरे बस, और एक होता है रूबुला, 3 वर्ड है, रूबुला बोलते हैं किसको, मम्स को। 3 वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। एक तो है रूबेला, रूबेला को बोलते हैं जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं, यस बच्चों, यस, रूबेला को क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल, और रूबियोला को क्या बोलते हैं, मीजल्स, और रूबुला को क्या बोलते हैं, मम्स। ये रूबुला है, ये रूबियोला है, और ये रूबेला है, तीनों अंतर है। हरी बात समझ। तो अपन ये क्या कहेंगे, रूबेला के बारे में बात करेंगे तो बेटा स्लो प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है बच्चों। स्लो प्रोग्रेसिव और रेस्पिरेटरी वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सी बच्चों, रूबेला आपकी। जो मोस्टली किन सीजन में होती है, तो मोस्टली ये होती है बच्चों विंटर सीजन में, बट में अफेक्ट एनी सीजन, पर मोस्टली कौन से सीजन में होती है, विंटर में। बाकी होने को ये किसी भी सीजन में हो सकती है। यस, क्लियर बच्चों। रूबेला जिसकी बात करें अपन, विंटर सीजन में ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगी, बट होने को ये कभी भी हो सकती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं किस एज ग्रुप को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, तो ये मोस्टली आपको 3 ईयर से लेके 9 ईयर्स तक के बच्चों में मोस्टली कॉमन देखने को मिलती है, कौन सी, रूबेला बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मंथ तक इम्यूनिटी प्रोसेस करती है मदर मिल्क, इसलिए स्टार्टिंग में इन्फेंट एज में कम होती है, पर 3 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों को ये जो है कॉमन देखने को मिलती है आपकी, कौन सी, रूबेला डिजीज। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, आगे बढ़े, क्लियर बच्चों। तो आपका 3 से 9-10 साल तक की एज तक ये मोस्टली होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 to 6 मंथ तक मदर मिल्क प्रोटेक्ट द बेबी। आज बात सुनिए, एज मोस्टली 3 से 9-10 साल तक की उम्र तक के बच्चों में होता है, 9 से 10 साल तक के बच्चों में, बट एनी एज को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है, बट मोस्टली 3 से 9-10 साल तक के बच्चों में होती है। 4 से 6 महीने तक मां का जो मिल्क है बेबी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए स्टार्टिंग में होने के चांस कम रहते हैं। कम
ठोक ठेठला है जब तक नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब तक जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है नीतीश बेटा, मानव जोर लगाएगा तो पत्थर जरूर पानी बनेगा। 3 से 10 साल तक की एज में ये मोस्टली कॉमनली देखने को मिलता है, बट किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है। 4 से 6 मंथ तक के बच्चों तक, यानी जब तक 4 से 6 मंथ तक एज रहती है न्यूबॉर्न की या आपके इन्फेंट की, तब तक माँ की जो मिल्क है उसमें एंटीबॉडी होती है, बेबी को प्रोटेक्ट करके रखती है। और मोस्टली किस सीजन में होती है ये? विंटर सीजन में। स्लो प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी वायरल कम्युनिकेबल डिजीज आपकी कौन सी? रूबेला, जिसको अपन जर्मन मीजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल। अरिवास में एक जर्मन साइंटिस्ट थे मीजल्स, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए जर्मन मीजल नाम बोलते हैं बेटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अगर बात करें अपन, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, आसान भाषा में बात करेंगे पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो आसान भाषा में इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है बताइए? वेरी इंपोर्टेंट। यस, पॉजिटिव एजेंट बताइए। जल्दी कमेंट कीजिएगा पॉजिटिव एजेंट। सिंपल सा इसका पॉजिटिव एजेंट है रूबेला वायरस। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। एक तो रूबेला वायरस है जो मीजल करता है, ये रूबेला वायरस है। रूबेला वायरस है जो वेरी इंपोर्टेंट सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और उसमें भी कौन सा है? टोगा वायरस। अपन ने डिस्कस किया था कि आरएनए वायरस की बहुत सारी फैमिली होती है, मिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, मायोमिक्सो वायरस, टोगा वायरस, पैरामिक्सो वायरस। तो ये कौन सा है? टोगा वायरस है। रूबेला वायरस है जो कि एक कैसा है? वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा है? टोगा वायरस है, रूबेला वायरस। इज इट क्लियर? दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ किसका बच्चों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अरे समझ मेरी बात? क्लियर है? और इसका जो फैमिली है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कमेंट करेगा। तो ये एक आता मिटेनोविरिडाई, इसकी जो फैमिली है दैट इज द मिटेनोविरिडाई फैमिली है, उससे बिलोंग करता है कौन? आपका टोगा वायरस। पॉजिटिव एजेंट इसका 11वां पॉइंट, जो कि एक रूबेला वायरस है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वायरस है बच्चों। क्लियर है? और फैमिली कौन सी इसकी? मिटेनोविरिडाई। यस, मेटेनोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है ये आपका वायरस। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रूबेला वायरस का सिंगल स्ट्रैंड टोगा वायरस है बच्चों, आरएनए वायरस है। नेक्स्ट देखिएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन जो पीरियड है दैट इज 2 to 3 वीक्स। एवरेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 3 सप्ताह तक होता है बेटा। 2 to 3 वीक का मतलब 14 to 21 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। किसका? रूबेला या जनरल मीजल्स का। आरी बात में 2 to 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा बच्चों यहाँ पे। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? अगर एक ही वर्ड में पूछे, एक ही वर्ड में पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एवरेज रह सकता है बेटा ये कितने दिन? 18 डेज तक। एक ही वर्ड में पूछे तो 18 दिन इसका इंक्यूब पीरियड होता है एवरेज बच्चों। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 3 वीक है, 14 से 21 दिन। एवरेज एक ही वर्ड में पूछे तो 18 दिन। यानी माइक्रोब्स का बॉडी में एंट्री से लेकर साइन सिम्टम अपीयर होने तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। उसका एवरेज 18 दिन होता है। यानी आज अगर इन्फेक्ट किया तो आपको ठीक 18 दिन बाद साइन सिम्टम आना शुरू होंगे बच्चों। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल पीरियड देखिएगा। कम्युनिकेबल पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट, 7 days बिफोर and 7 days after the rushes appear. After the rushes appear, very important. रसेस होने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक यह हाईली कम्युनिकेबल होता है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, रसेस अपीयर होने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक। बॉडी में जो छाले होंगे, रसेस होंगे, उसके 7 दिन पहले कम्युनिकेबल है, यानी 1% टू अनदर पर्सन को ये क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा, और उसके 7 दिन बाद तक भी कम्युनिकेबल है। हमारी बात बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? यस बच्चों। तो यहाँ पे 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर, तो कुल मिला के टोटल 7-7 14 दिन तक। तो इसको जो आइसोलेशन टाइम है, जो कि एक सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है, आइसोलेशन कितने दिन तक करेंगे मरीज को अपन? 14 डेज तक। 2 वीक तक आपको मरीज को क्या रखना है? आइसोलेट रखना है। यस बिल्कुल डियर, इस बार प्री भी क्लियर कराएंगे और मेंस भी क्लियर कराएंगे, और वो भी टॉप रैंक के साथ, डोंट वरी। क्लियर है? तो 2 वीक्स, कितने वीक? 2 वीक्स तक आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट इसका आइसोलेशन रखना मरीज को, और यही प्राइमरी नर्सिंग रोल रहता है, आइसोलेशन करना। 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर द रसेस अपीयर। आज बात में आइसोलेशन की अगर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट डाल के रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। रूबेला इज लेस कम्युनिकेबल देन मीजल्स, या रूबियोला देन मीजल्स, बिकॉज इट हैव लेस कफिंग। आपको बता दूं बेटा, कफिंग चांस ज्यादा रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कफिंग बहुत कम होती है रूबेला में कंपेयर टू मीजल्स या रूबेला के, इसलिए लेस कम्युनिकेबल होती है।
इज इट क्लियर नोट? इसका जो रूट ऑफ एंट्री है, रूट ऑफ एंट्री है दैट इज द रेस्पिरेटरी रूट से ये बॉडी में एंटर करता है बच्चों। किस रूट से? रेस्पिरेटरी रूट से बॉडी में एंटर करेगा। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इस वायरल डिजीज का, रूबेला का, जर्मन मीजल्स का, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वेरी इंपोर्टेंट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, या थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। स्नीजिंग, कफिंग और स्पिटिंग के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर कर सकता है। या बच्चों वेरी इंपोर्टेंट, इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, कंजनाइटल भी होता है, ध्यान रखना। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसप्लासेंटल, प्लेसेंटा के थ्रू किसके अंदर जा सकता है? आपका मदर से बेबी में जा सकता है। ट्रांसप्लेसेंटल भी इसका ट्रांसमिशन होता है, इसलिए लोगों में कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। यस यस बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। वर्टिकल ट्रांसमिशन को भी देखा जाता है, यानी अगर मां प्रेग्नेंट है, उसको रूबेला है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या हो सकता है? उसके बेबी को क्या हो सकता है? रूबेला हो सकता है। इज इट क्लियर नॉट? उसे क्या बोलते हैं? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसका देखा गया बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग मी? जबकि मीजल्स में वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, आपको पता ही है, ये अपन पहले पढ़ चुके बच्चों। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चले आगे। क्लियर बच्चों? और ध्यान रखना, रूबेला आपका बेटा माइल्ड डिजीज है। रूबेला इसका मतलब होता है लिटिल रेड। रूबेला का मतलब क्या होता है? लिटिल रेड, हल्का लेल, यानी पिंक पिंक रसेस होते हैं। और ये माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब ज्यादा डेंजर नहीं है डिजीज, बहुत ज्यादा इतना वायलेंसी नहीं है इसकी। और ये सेल्फ लिमिटिंग, कई बार ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाती है। कौन सी? आपकी मीजल्स, कैरामाइपोड, आरिवासम से। और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी देखा गया है इसका, आरिवासम। और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, माइल्ड फॉर्म होती है कंपेयर टू रूबियोला। मीजल्स की तुलना में थोड़ी कम खतरनाक होती है, इसमें कफिंग के कम होती है, इसलिए कम्युनिकेबिलिटी भी क्या रहेगी? कम। पर एवरेज आइसोलेट करना आपको 14 दिन तक। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन नोट लिख लेना। सिंगल अटैक ऑफ रूबेला प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एक बार अगर अटैक आ गया रूबेला का, तो जिंदगी भर क्या मिलेगी? इम्यूनिटी। मोस्ट ऑफ केसेस में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है सिंगल अटैक से। किसके केस में? रूबेला या जर्मन मीजल्स से, कि एक बार अगर रूबेला हो गया तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। यस, चले आगे बच्चों। तो ध्यान रखना, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। मीजल्स भी ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, मॉम्स भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। ध्यान रखना, बहुत सारी डिजीज लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें बच्चों, तो मोस्ट ऑफ केसेस आर एसिम्टोमेटिक। ज्यादातर केस एसिम्टोमेटिक हो, क्योंकि अपन ने कहा कि माइल्ड डिजीज और आपकी सब लिमिटिंग डिजीज है। अरे बात समझो, तो एसिम्टोमेटिक होते हैं लगभग 30 से 40% केसेस में, तो आपको सिम्टम ही पता नहीं चलता कि बीमारी हुई है। अरे बात में, क्योंकि ये थोड़ी लेस डेंजर है कंपेयर टू मीजल्स। अरे बात में, गेट माय पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट। तो मोस्ट ऑफ केसेस आर एसिम्टोमेटिक बेटा, क्लियर है? यहां पे रसेज होंगे, और रसेज की खासियत कैसी होगी? सेम मीजल जैसी, मैक्युलोपेपुलर रसेज। मैक्युलोपेपुलर रसेज का मतलब आपके मैक्यूल्स बनेंगे, लाल लाल चकते बनेंगे, और उसमें हल्का हल्का पानी भर जाएगा। मैक्युलोपेपुलर टाइप के रसेज देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां अगर बात करें तो जो फर्स्ट रसेज अपेयर होगा, ये क्वेश्चन बनेगा, मेरी रफ सिटी, याद करो, मेरी मीजल्स में बिहाइंड द ईयर, रफ का मतलब रूबेला में बिहाइंड आपका फेस पे। तो जो फर्स्ट जो रसेज है वो कहां अपेयर होगा? फेस पे। ये क्वेश्चन आ चुका बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। रूबेला के केस में सबसे पहला रसेज कहां बनेगा? फेस पे। और आपके जो रसेज की जो टाइप हो, दैट इज अ मैक्युलोपेपुलर टाइप। यस, मैक्युलो टाइप रसेस देखो मिलेगा। और फर्स्ट रसेस कहां बनेगा? फेस पे। फिर फेस पे बनने के बाद स्प्रेड ऑन होल बॉडी, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। क्लियर बच्चों? दीज रसेस वेरी इंपोर्टेंट, दीज रसेस वेरी 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 इंपोर्टेंट, डिसअपियर इन 3 days, 3 दिनों में ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसलिए इस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? थर्ड डे डिजीज, या इसी को बोलते बेटा थर्ड डे मीजल। थर्ड डे मीजल भी बोलते हैं बेटा इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं क्योंकि रसेस कैसे होते हैं? मैक्युलोपेपुलर, पहला रसेस कहां होता है? फेस में, और उसके बाद ये रसेस ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? 3 दिन बाद में डिसअपियर, क्योंकि हल्के हल्के रसेस होते हैं, इसलिए इसको थर्ड डे डिजीज बोलते हैं।
समझे मेरी बात? रूबेला का दूसरा नाम क्या? थर्ड डिजीज, थर्ड है मीजल, थर्ड डिजीज जिसको अपन बोलते हैं, और ये डिसअपेयर हो जाता है रसस 3 दिन में, इसलिए थर्ड डिजीज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना आप। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बच्चों। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ते बच्चों। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? इसके अलावा मरीज को क्या होगा? हल्की फुल्की कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, वेरी इंपोर्टेंट, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कोराइजा हो सकता है मरीज को, एंड फ्लू लाइक सिम्टम आएंगे, हल्के फुल्के फ्लू लाइक सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा जॉइंट पेन होगा, जिसको अपन आर्थराइटिस बोलते हैं। जॉइंट पेन या आपको आर्थराइटिस देखने को मिलेगा, स्पेशली अडल्ट वगैरह के केसेस में ऐसा मोस्टली कॉमन देखने को मिलता है, स्पेशली मोस्टली होता है वुमेन्स में। वुमेन्स में आर्थराइटिस कॉमन देखा जाता है अगर क्या है, रूबेला का इंफेक्शन है तो। जॉइंट में पेन होगा, आर्थराइटिस आपको देखने को मिल जाएगा इस केस में। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर बच्चों? इसके अलावा लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का बुखार, बुखार ज्यादा तेज नहीं होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। सारी बात में कंजक्टिवाइटिस होंगे, रनी नोज आपको देखने मिल जाएंगे, अरे बात में नाकों से पानी बाहर आएगा बेटा, नाक से, अरे बात में लो ग्रेड फीवर होंगे, जेंट पेन होगा बेटा, अरे बात में। इज इट क्लियर नॉट? ऐसे जनरल सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल स्पॉट देखने को मिलेगा, दैट इज द फोर्थ सीमर स्पॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें देखने को मिलते हैं? रूबेला में। ये क्वेश्चन आ चुका। फोर्थ सीमर स्पॉट किसमें देखने को मिलते हैं? तो रूबेला के अंदर। फोर्थ सीमर स्पॉट्स क्या होते हैं बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? कैसे होंगे? पिन पॉइंट और रेड स्पॉट सीन ऑन सॉफ्ट पैलेट। जो आपका जो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट है मुंह के अंदर, जो सॉफ्ट पैलेट है उस पर पिन पॉइंट और रेड स्पॉट देखने को मिलेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? फोर्चिमर्स स्पॉट। अरे बात में फोर्चिमर्स स्पॉट। तो एक ध्यान रखना, फोर्चिमर्स स्पॉट किसमें देखने को मिलते हैं? तो फोर्चिमर्स स्पॉट देखने को मिलते हैं रूबेला में। इसके अलावा रूबेला में फर्स्ट रसेस कहां अपेयर होता है? तो फेस में अपेयर होता है, और ये 3 दिन में रसेस, मैकुलोपेपुलर टाइप के रसेस है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, इसलिए इसको थायराइड डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है, दैट इज लिम्फेनोएडिपेथी। एडिनोपैथी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लिम्फोनोएडिनोपैथी, इसका मतलब लिम्फ नोड्स क्या होंगे बेटा? एनलार्ज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। लिम्फ नोड्स क्या होंगे? एनलार्ज। ये एक कॉमन सिम्टम है। 3 क्वेश्चन ध्यान रखना, साइन एंड सिम्टम में, मोस्टली केसेस एसिम्प्टोमेटिक आपको पता है। रसस की प्रवृत्ति, पहला तो मैकुलोपेपुलर होंगे, सबसे पहला रसस का होगा फेस पे, और रसस 3 दिन में डिसअपेयर हो जाएंगे, इसलिए थर्ड मीजल या थर्ड डिजीज बोलते हैं इसको। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, स्पेशल सिम्टम में फोर्चिमर स्पॉट देखने को मिलेंगे, जो कि पिन पॉइंट रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं कहां? सॉफ्ट पैलेट पे, नहीं क्या बोलते हैं अपन? फोर्चिमर स्पॉट। और एक तीसरा स्पेशल मोस्ट कॉमन सिम्टम रूबेला में जो ज्यादातर हुआ है, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट। लिम्फ नोड जब वो जगह जगह क्या हो जाएंगे? सूजन आ जाएगी, स्वेल हो जाएंगे, ये कॉमन है बच्चों। और जो मोस्ट कॉमनली होता है, दैट इज द पोस्ट, अरिबास में पोस्ट ऑरिकुलर, और किसके? पोस्ट ऑक्सीपिटल सर्वाइको लिम्फोएडिनोपैथी। ये एक ही वर्ड है पूरा का पूरा ही, पोस्ट ऑरिकुलर, पोस्ट ऑक्सीपिटल, आरिबास में, या सब ऑक्सीपिटल जिसको तुम बोल सकते हो। पोस्ट ऑक्सीपिटल ना बोल के क्या बोल दो? सब ऑक्सीपिटल, यानी ऑक्सीपिटल बोन के नीचे और कान के नीचे, यहां पे सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कॉमन देखा जाता है। एंड लिम्फोएडिनोपैथी, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट कॉमन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है। कौन सा? मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम कौन सी है? लिम्फोएडिनोपैथी। और सबसे ज्यादा लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कहां जाते हैं? सब ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे, पोस्ट ऑरिकुलर कान के पीछे, और कहां पे? आपके वेरी इंपोर्टेंट सर्वाइकल रीजन में, ये वाला रीजन है, यहां पे आपके लिम्फ नोड एनलार्ज होंगे। सेम के सेम लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और कहां देखने को मिलते हैं? होस्किन लिम्फोमा में, जहां पे रेड स्टेनोग्राफ सेल देखने को मिलती है। तो सेम ऐसे कैसे आपके लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिलेंगे, किस केस में? आपके वेरी इंपोर्टेंट रूबेला के केस में। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझे कि नहीं समझे? तो कॉमन सिम्टम लिम्फोएडिनोपैथी है, क्लासिकल सिम्टम मैकुलोपेपुलर रसेस जो पहले फेस पे आते हैं, फिर आपकी पूरी बॉडी पे फैलेंगे और 3 डेज में डिस्पेयर हो जाते हैं, इसलिए थर्ड डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल सिस्टम यहाँ पे आपका कौन सा साइन? फोर्थ सीमर स्पॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रेड कलर के पिन पॉइंट आपके हेमरेजिक लेजन्स हो गए कहां? सॉफ्ट पैलेट में। ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना। इज इट क्लियर और नॉट? चले आगे। तो ये बात होगी साइन एंड सिम्टम की बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप। डायग्नोसिस में सबसे पहले आप क्या करोगे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मरीज के क्या करोगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन।
फिजिकल एग्जामिनेशन में जो रसेस है सबसे पहले कहां अपेयर होंगे? फेस पे, और फेस पे कैसे रसेस होंगे? मैक्युलोपेपुलर। इसके अलावा फोर्थ मोर साइन देखने को मिलेगी, लिम्फोएडेनोपैथी देखने को मिलेगी, इस तरह के, यस, इस तरह के जनरल सिम्टम आपको डायग्नोसिस में देखने को मिल जाएंगे बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलिए भाई, चले आगे। यस, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? आईजीएम एंटीबॉडी, डिटेक्शन इन ब्लड, इन्फेक्शन के खिलाफ, वायरल डिजीज है तो आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंफर्म टेस्ट यहां पे किया जाता है, दैट इज HIA। HIA क्या बच्चों? हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एंटीजन टेस्ट, या एंटीजन ऐसे जिसको अपन बोलते हैं आरिबास में, एंटीजन टेस्ट या HIA टेस्ट आपका कंफर्म रहेगा आरिबास में। हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, HAI बोल सकते हैं इसको, या हिम एग्लूटिनेशन एंटीजन इनहिबिशन टेस्ट, या हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एंटीजन ऐसे, HAI या HIA, इसको HAI भी बोलते हैं अपन बेटा। तो हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एंटीजन, एक टेस्ट होता है बेटा, वो आपका कंफर्म टेस्ट रहेगा इसमें। क्लियर है? ये क्या होता है? तो ये एक आरबीसी की सरफेस पे पाई जाने वाला एंटीजन है, उसको अपन डिटेक्ट करते हैं। जो वायरस है ना, इसके खिलाफ आपका जो एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे मिलता है, तो इस टेस्ट के द्वारा अपन यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में पीसीआर कर सकते हैं, पीसीआर से भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। पर कंफर्म कौन सा? HAI, हिम एग्लूटिनेशन, H मतलब हिम, A फॉर एग्लूटिनेशन, I फॉर इनहिबिशन एंटीजन टेस्ट, या ऐसे अपन कह सकते हैं इसको शॉर्ट वे। तो HAI टेस्ट आपका क्या रहेगा? कंफर्म डायग्नोसिस रहेगी किसके केस में? रूबेला के केस में, जर्मन मीजल्स के केस में। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाए। सो ये तो हुई आपके डायग्नोसिस की बात। अब अगर मदर क्या है? इन्फेक्टेड है, और मदर को क्या है? रूबेला, तो ये रूबेला वर्टिकली ट्रांसमिट हो सकता है, अपने मोड ऑफ ट्रांसमिट पढ़ा, और बेबी को क्या कर सकता है? रूबेला। तो अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, याद आ रहा है, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं CRS। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRS। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या बात करें बेटा? इफ मदर इज इन्फेक्टेड विद रूबेला, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, स्पेशली सबसे डेंजर कौन सा होता है? स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, very very important, then it cross placenta barrier and damage the developing fetus, damage the developing fetus, result in very important congenital anomalies in newborn, congenital anomalies in newborn, इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में क्या देखने को मिलेगी? कंजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर प्रेग्नेंट है, मां को अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला हुआ तो ये वर्टिकली ट्रांसमिट होता है, मां से बेबी को ट्रांसफर होगा, और बेबी के अंदर जो ऑर्गेनोजेनेसिस की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज स्पेशली 8 वीक तक ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो उस दौरान वो ऑर्गन बनने की प्रक्रिया को डैमेज करेगा और बेबी में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखा जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है हमारी भाषा में। आप जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ट्राइड होता है जिसको अपन बोलते हैं हाचिसन ट्राइड। हाचिसन ट्राइड कहता है कि वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर इंफेक्शन आपका बेटा, ये बात करें अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेस्टेशन इन्फेक्शन जो है, प्रेगनेंसी के दौरान जो इन्फेक्शन है वो कौन कौन से डेंजर है, इसको बताने के लिए एक हाचिसन नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक हाचिसन ट्राइड दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे जो डेंजर है दैट इज रूबेला, आरिबास में सबसे डेंजर है, और ये बहुत टेर्टोजेनिक है बेटा। टेर्टोजेनिक क्या है? मतलब कि अगर माँ को है, माँ से बच्चे को गया तो बच्चे में क्या कर सकता है? कंजेनिटल प्रॉब्लम कर सकता है, लाइक हार्ट डिजीज, अन्य बहुत सारी डिजीज कर सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर होता है अगर लेफ्ट एंट्रेट, दैट इज CMV, साइटोमेगालोवायरस। कौन सा वायरस? CMV बेटा। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर अगर आपसे कोई पूछ ले तो सबसे थर्ड ट्राइमेस्टर में डेंजर होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक पैरासाइट बोर्न डिजीज है, प्रोटोजोल डिजीज है,
इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई रहता है इसका पॉजिटिव एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई के द्वारा फैलता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और ये मोस्टली ट्रांसमिट होता है केट, फिशेस एंड यूरिन से। ये बिल्ली के यूरिन और फिशेस में पाया जाता है। बिल्ली घरों में गई, उसने बर्तनों में सुसु कर दिया, उसी सुसु के बर्तन में कोई महिला खाना खा ले, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में किसके चांस रहते हैं? टॉक्सोप्लाज्मोसिस के। इज इट क्लियर नोट? समझ रहे मेरी बात? तो आपका पहला क्वेश्चन तो बनता है ट्राइमेस्टर वाइज अगर बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट टेट्रोजेनिक कौन सा? रूबेला। और अपने कहा कि मदर अगर रूबेला से ग्रसित है और अगर वो ट्रांसफर हो गया, मां अनट्रीटेड है, तो बेबी में ट्रांसफर होगा, बेबी में क्या होगा? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बेटा। यस, आरिवास में सेकंड ट्राइमेस्टर में सीएमवी कॉमन है और थर्ड ट्राइमेस्टर में टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉमन है। अगर आपसे ट्राइमेस्टर वाइज नहीं पूछे तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप? सीएमवी को। क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कौन? रूबेला, सेकंड में तो कौन? सीएमवी, और थर्ड में कौन है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लेकिन आपको ट्राइमेस्टर नहीं पूछेगी, व्यू पूछेगी मोस्ट डेंजर टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, तो जो मोस्ट कॉमन है अगर ट्राइमेस्टर वाइज नहीं पूछे तो दैट इज द सीएमवी। अगर ट्राइमेस्टर वाइज अलग अलग पूछे तो रूबेला, सीएमवी और टॉक्सोप्लाज्मोसिस सीरीज वाइज जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन अगर आपको ट्राइमेस्टर नहीं पूछा, होल ओवर प्रेगनेंसी की बात करें तो दैट इज सीएमवी इज द मोस्ट कॉमन टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन या मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द प्रेगनेंसी। इज इट क्लियर नोट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। तो अपन बात करें कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम की, मां अगर प्रेग्नेंट है और मां को क्या हो गया? रूबेला, और वो लेफ्ट अनट्रीटेड है, उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो बेबी को ट्रांसफर होगा, बेबी को कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होगा। अब कंजेनिटल रूबेला जो सिंड्रोम होगा, क्या साइन एंड सिम्टम देखो मिलेंगे बच्चों? बता देखिए, साइन एंड सिम्टम की बात करें तो न्यूबॉर्न बोर्न विद कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, न्यूबॉर्न बोर्न विद कंजेनिटल डिफेक्ट, कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ ही बेबी क्या होगा? बर्थ करेगा बेटा। कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ ही बेबी की क्या होगी? डिलीवरी होगी। यहाँ पे ट्राइड डिफेक्ट सिम्टम आएंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तीन ट्राइड यानी तीन डिफेक्ट आएंगे। पहला होगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज, बच्चों को एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है और मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है पीडीए। कौन सी है? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। फर्स्ट अगर बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मोस्ट कॉमन, अगर आपसे पूछे कि प्रॉब्लम क्या होगी हार्ट, तो उसको पीडीए देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीए, आपका पीडीए क्या है? मोस्ट कॉमन। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका डिफेक्ट किसके अंदर? सीआरएस में, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में, दैट इज द पीडीए। आरिवास में, और यहाँ पे पीडीए में आपको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अपन पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी देंगे? इंडोमेथासिन। अरे कौन सी देंगे प्यारे बच्चों? इंडोमेथासिन, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो आपका डक्टस आर्टेरियोस, जो पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा के बीच में, उसको क्लोज करने के काम आता है। इसके अलावा तो एक तो हार्ट डिजीज में पीडीए होगी और दूसरा क्या होगा? कंजेनिटल पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। जो पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड का ले जाती है लंग्स की तरफ, उसका स्टेनोसिस नैरो हो सकती है, ध्यान रखना। ये तो दो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? पीडीए, फर्स्ट आपका। सेकंड ट्राइड जो सिम्टम है दैट इज कंजेनिटल ईयर डिजीज, और कंजेनिटल ईयर डिजीज में बेबी क्या होगा? डेफनेस, बच्चा बहरा पैदा होगा। एंड आपसे अगर पूछ ले मोस्ट डेंजर साइन सिम्टम ऑफ आपका सीआरएस, जो कि इरिवर्सिबल है, क्योंकि डिफनेस इरिवर्सिबल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट आपका प्रॉब्लम कौन सी ईयर डिजीज मोस्ट प्रॉब्लम करती है अगर कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम से ग्रसित है बेबी, तो उसमें डेफनेस देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड थर्ड वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, थर्ड वन इज कंजेनिटल आई डिजीज, आई डिजीज। और कंजेनिटल आई डिजीज में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू डॉट कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि रिवर्सिबल है। कैटरेक्ट तो ठीक किया जा सकता है, पर इरिवर्सिबल कौन है? डेफनेस। तो तीन क्वेश्चन आपके यहां बन रहे हैं बेटा। पहला कि ट्राइड सिम्टम आते हैं आपके, ट्राइड सिम्टम में कौन कौन आता है आपका? कंजेनिटल हार्ट डिजीज में तो मोस्ट कॉमन, अगर सीआरएस में प्रॉब्लम होती तो वो होती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज में सबसे ज्यादा कौन होती है? पीडीए। ये क्वेश्चन कॉमन पूछा था, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या? इंडोमेथासिन। इसके अलावा कंजेनिटल पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस भी हो सकता है, रेयर होते हैं। दूसरा सबसे डेंजर साइन सिम्टम क्या आएगा अगर सीआरएस का बेबी है? तो कंजेनिटल ईयर डिजीज, मरीज को डिफनेस मिलेगी, और ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि डेफनेस क्या है? रिवर्सिबल है। यस यस सर बेटा। चले आगे बेटा। आंखों से देखा, दिल में बसा के, कानों से
बहरा कर दिया, बिल्कुल सही बात है बेटा। और तीसरा क्या, कंजनाइटल आई डिजीज क्या होगा, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। अरे बस बेटा, ट्रिक से याद करने से बेटर बेटा एक्चुअल में टॉपिक को समझो। ट्रिकें कई बार एग्जाम में आपको आते आते कंफ्यूज करती है, क्योंकि इतनी ट्रिकें होती है, इसलिए ट्रिकों पे नहीं जाना है, फोकस करना है किस पे, ज्ञान अर्जित करने पे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो कंजनाइटल आई डिजीज में डेफिनेस होगी, तो कंजनाइटल आई डिजीज में क्या होगा, ब्लू डॉट कैटरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये 3 सिम्टम आपको मेन देखने को मिलेंगे किस केस में। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर सिम्टम के अंदर ब्लूबेरी मफिन रसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कौन सा, ब्लूबेरी मफिन रसेस आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं, किस केस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के रूप में लाल लाल चकते देखने को मिल सकते हैं आपको बेटा अरबस में, क्लियर है। और ये ब्लूबेरी क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होता है बेटा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, इसी को अपन वेरी इंपॉर्टेंट ब्लूबेरी क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ब्लूबेरी मफिन रसेस देखने को मिल सकते हैं आपका अगर कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम है। इसके अलावा बेबी को कार्डियोमिगेली होगी, हार्ट में सूजन आएगी, कार्डियोमिगेली देखने को मिल सकती है, हार्ट में सूजन देखने को मिल सकती है अगर कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर बच्चों। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, पेपर रेटिनोपैथी अपन ने कहा था, जो क्वेश्चन पढ़ा था, जो बहुत सारे डिजीज में कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम में भी होगा कॉम्प्लिकेशन के रूप में, साल्ट एंड पेपर रेटिनो, रेटिना पे सफेद और काले कलर के धब्बे बनेंगे, रसेस बनेंगे, दैट इज साल्ट एंड पेपर रेटिनो में। इसके अलावा बेबी की ग्रोथ रिटार्ड होगी, हर बात में बेबी की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी अगर कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो। बेबी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ रिटार्ड होगी, बेडली मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित होगा, मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है रिपोर्ट में अगर कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम है। इसके अलावा बेबी ओटिज्म का शिकार हो सकता है, ओटिज्म जो कि थॉट के प्रोग्रेशन लेवल का डिसऑर्डर है, तो ओटिज्म हो सकता है मोस्टली 3 ईयर पे आपका हो सकता है, और बेबी को साइजोफ्रेनिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के रूप में। ये सभी साइन एंड सिम्पटम या कॉम्प्लिकेशन है किसके, कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम की। तो ध्यान रखना, अदर के अंदर ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, मेंटल रिटार्ड हो सकता है, ओटिज्म हो सकता है, साइजोफ्रेनिया हो सकता है, साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी हो सकती है, ब्लूबेरी मफिन रसेस देखने को मिल सकते हैं। बट 3 ट्राइड सिम्टम मेन देखने को मिलेंगे कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम में, दैट इज कंजनाइटल हार्ट डिजीज पीडीए, कंजनाइटल ईयर डिजीज डेफनेस, और कंजनाइटल आई डिजीज क्या देखने को मिलेगी, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझे कि नहीं समझे? दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स सीन इन द केस ऑफ कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब सीआरएस का मैनेजमेंट क्या बच्चों, तो सीआरएस का कोई एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं है बेटा, सीआरएस का जो मैनेजमेंट है वो नो एग्जैक्ट मैनेजमेंट, सीआरएस का मैनेजमेंट नो एग्जैक्ट मैनेजमेंट, एक ही मैनेजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही मैनेजमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बच्चों, अबॉर्शन, अगर मां प्रेग्नेंट है और अगर पता चल गया कि कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, आपने डायग्नोस किया, तो एक ही उपाय है बेटा अबॉर्शन, और अबॉर्शन है बिफोर कितने वीक से पहले पहले, 24 वीक से पहले पहले। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? नई अबॉर्शन की गाइडलाइन पहले 20 वीक थी, अब 24 वीक से पहले आप क्या कर सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं नए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप अबॉर्शन करवाएं, यही इलाज है, क्योंकि बेबी जो पैदा होगा इन सब डिफेक्ट के साथ होगा। और अगर बाद में अगर मान लो डिलीवरी हो गई, तो बाद में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, लाइक पीडीए है तो उसको पीडीए को स्विच करेंगे, कैटरेक्ट को ठीक करेंगे, डेफनेस है तो अपन आर्टिफिशियल कोक्लिया इंप्लांट कर सकते हैं, वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, इफ मदर इज, वेरी इंपॉर्टेंट, अफेक्ट फ्रॉम, mother is affect from CRS, then very important, next pregnancy, very 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 important, should we avoid for at least 3 to 6 months, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड में मुझे तो 3 महीने तक अगला कंसीव नहीं करना है आपको बेटा, कम से कम मैक्सिमम 6 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक अगला प्रेगनेंसी को अवॉइड करना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एमटीपी लास्ट मैनेजमेंट है इसका। और मान लो मां को कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम हुआ है, सॉरी मां में रूबेला हुआ है और प्रेग्नेंट हुई है, और बेबी को कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम से बेबी की डेथ हो गई है, बेबी अबॉर्ट हो गया, या आपने मिसकैरेज करवाया है, तो उस स्थिति में आपको बेटा अगले 3 महीने तक फीमेल को कहना आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, वरना क्या होगा, चांस रहेगा। दूसरा, मदर को क्या देंगे, रूबेला वैक्सीन, मदर को क्या देंगे, रूबेला वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, मां को रूबेला वैक्सीन देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और रूबेला वैक्सीन के बाद भी अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर
1 to 3 मंथ्स, एक ही वर्ड में पूछा तो 3 मंथ्स, चलो तुम तो 3 याद रखो, 1 में कंफ्यूज मत हो, 3 मंथ्स तक आप ध्यान रखना। दो चीजें दोनों के दोनों सही है, वैक्सीन देने के 3 महीने तक और मां को रुबेला होने के और अबॉर्ट होने के बीच में 3 से 6 महीने तक आपको क्या नहीं करना, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है। तो वैक्सीन के केस में 3 महीने तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है और अबॉर्शन के केस में 3 से 6 महीने तक। कई जगह 6 महीने भी सही है, कई जगह 3 महीने पर बेस्ट माना जाता है, 3 महीने। आरी बात में प्रेगनेंसी अवॉइड किस किस केस में, किस किस कितने महीने तक, तो सुनना, एक छोटी सी ट्रिक लिख लो। प्रेगनेंसी जो अवॉइड है वो थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लो। आरी बात में देखिएगा, अगर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है तो 3 मंथ्स, अगर रुबेला वैक्सीन दी है तो भी 3 मंथ, 3 मंथ्स याद रहेगा। अगर वेरी इंपोर्टेंट जनरल अबॉर्शन है, सामान्य अबॉर्शन हुआ है, उस केस में 1 मंथ तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें कम से कम। और अगर क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक नेप्लेसिया, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, तो 1 ईयर तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। ये 4 क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर बच्चों? अगर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है तो 3 से 6 मंथ तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। अगर रुबेला वैक्सीन दी है तो 3 महीने तक अवॉइड करें। अगर जनरल सामान्य अबॉर्शन हुआ है, रूटीन अबॉर्शन हुआ, कोई कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम नहीं है, सामान्य हुआ, तो 1 मंथ। और हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के केस में 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। ये चारों क्वेश्चन आ चुके अलग अलग। ऐसा क्लियर हो नोट बच्चों? छोटी छोटी बातें और बड़ा बड़ा सलेक्शन। इसी तरह से डिटेल में पढ़ोगे तब कुछ याद रहेगा, और कुछ याद रहेगा तब फाइनली एक अच्छी रैंक से अच्छी जगह आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। वरना ट्रिकें अपनाओगे, शॉर्ट में पढ़ते रहोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे बात में, अरे समझे नहीं समझे? क्लियर है? और सरकारी नौकरी कहती है कि मैं चाय तो बन जाऊं, तो चाय तो बन के देख, मैं तेरे अंदर बिस्कुट की तरह घुल जाऊं तो कहना मुझे। तो आप चाय बनो, मेहनत करो थोड़ा, नौकरी आपके पास बिस्कुट की तरह घुल जाएगी, डोंट वरी। आपको बेटा सिलेक्शन जरूर मिलेगा, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कुछ अपने बात करी किसके बारे में, किसके बारे में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसके बारे में, रुबेला के बारे के अंदर बेटा। नेक्स्ट, कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरी इंपोर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ रुबेला। मैनेजमेंट ऑफ रुबेला, रुबेला का मैनेजमेंट क्या बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। तो जो रुबेला का मैनेजमेंट, जिसको अपन ने बोला था जर्मन मीजल, क्या बोला था, जर्मन मीजल्स, या इसी को अपन ने कहा था थर्ड डिजीज। तो इसका जो मैनेजमेंट है दैट इज द प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। बचावी सुरक्षा है, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। वायरल डिजीज है तो अपन क्या करेंगे, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी देती है बेटा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आपको बताइए सारी वैक्सीन से कौन सी आर्टिफिशियली अपन एंटीजन जानते हैं, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी देती है, और बॉडी एक्टिवली उसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो जो वैक्सीन है वो सारी सारी कौन सी आर्टिफिशियल एक्टिविटी इम्यूनिटी देती है, और ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। ये दोनों क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना आपको। वैक्सीन देना किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन, और वैक्सीन से कौन सी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। तो जो वैक्सीन देंगे अपन, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल वैक्सीन की, और सिंगल वैक्सीन में अपन देंगे वेरी इंपोर्टेंट रुबेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, रुबेला वैक्सीन। इसका पूरा नाम है रुबेला एंटीजन 27/3, RA27/3 भी नाम है इसका बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सिंगल जो वैक्सीन है दैट इज रुबेला वैक्सीन RA27/3। आरिवास में इसका पूरा नाम है रुबेला एंटीजन। क्या नाम है, रुबेला एंटीजन। RA का मतलब होता है रुबेला एंटीजन 27/3। ये जो देते हैं दैट इज द लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन कैसी है, लाइव वैक्सीन है, ध्यान रखना, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इस वैक्सीन का जो रूट रहेगा बच्चों, ये जो रूट रहेगा वो सबकुटेनस अमाउंट जो रहेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट 0.5 ml। आरिवास में कितना ml, 0.5 ml इसका अमाउंट रहेगा बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आरिवास में। और इसकी जो एज है, कब लगाते हैं इस वैक्सीन को, दैट इज 15 to 18 ईयर एज, सॉरी 15 to 18 मंथ्स ऑफ एज पे, 15 to 18 मंथ ऑफ एज पे। और ध्यान रखना, सिंगल डोज प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, या कम से कम 15 साल तक इम्यूनिटी देती है। 15 साल या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सकता है कौन, आपका रुबेला वैक्सीन। क्या महत्वपूर्ण, इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट जो है, मलाइज हो सकता है, यानी थकान महसूस हो सकती है, फीवर हो सकता है, और रसज हो सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट है, जनरल साइड इफेक्ट। मलाइज का मतलब थकान होना, और बस में फीवर होना, और रसज हो सकते हैं बॉडी पे, रुबेला वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में।
बाकी रूट इसका सबक्यूटेनियस अमाउंट 0.5 ml कब लगाते हैं? 15 to 18 मंथ पे। और सिंगल डोज लाइफ लॉन्ग या कम से कम 15 साल तक, 15 साल या जीवन भर तक इम्यूनिटी दे सकती है। और ये लाइव अटेम्प्टेड वैक्सीन है, सिंगल वैक्सीन, रूबेला एंटीजन वैक्सीन 27/3। इज इट क्लियर और नॉट? ये तो बात होगी किसके बारे में? रूबेला के बारे में बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। अरे कोई डाउट है रूबेला वैक्सीन की? ये तो कहानी होगी आपकी रूबेला वैक्सीन की। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो सिंगल डोज प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी 15 साल तक, मलाइज फीवर रसेस आपको देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं, एक आती है कंबाइंड वैक्सीन, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कंबाइंड वैक्सीन कौन सी देंगे अपन रूबेला से बचाव के लिए? दैट इज द MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। याद आ रहा है? मीजल, मम्स एंड रूबेला। MMR वैक्सीन वही 0.5 ml, किस रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? हरी बात में फर्स्ट जो डोज देंगे वो कब देंगे? 12 से 15 मंथ की एज पे। और जो सेकंड डोज देंगे वो 4 to 6 ईयर पे देंगे बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद आ रहा है? सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर किसी को एक से एलर्जी है, एक और नियोमाइसिन से एलर्जी है, तो उस केस में आपको वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्या? आपकी MMR वैक्सीन। ये भी अपन पढ़ चुके बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? अरे आरी बात में ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना, एक एलर्जी और नियोमाइसिन एलर्जी के केस में आपको ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बच्चों। आरी बात में को डाउट है? अरे बोलो भाई, क्लियर बच्चों? आरी बात में। और MMR का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? साइड इफेक्ट अगर आपसे पूछ रहे तो पेन हो सकता है लोकल साइड पे, फीवर आ सकता है, मलाइज आ सकता है, आरी बात में, और वेरी इंपॉर्टेंट फेब्राइल सीजर आ सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट है किसके? इस MMR वैक्सीन की। क्या माय पॉइंट? इसको जो स्टोर करते हैं वो कितने में करते हैं? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेट करते हैं। इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MMR। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? यस, आगे बढ़ जाए। ऑल क्लियर? चलेगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा ज्ञान बरस रहा है, ले लो बच्चों। नेक्स्ट ये बात, नेक्स्ट लास्ट देखिएगा बेटा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला। रूबेला के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो रूबेला के कॉम्प्लिकेशन में एक तो हो सकता है बेटा एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस यानी इंफ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा। इंफ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन के न्यूरॉन का क्या हो सकता है? इंफ्लामेशन हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा मरीज को हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये होल ओवर रूबेला का कॉम्प्लिकेशन है। वो जो पहले पढ़े थे वो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के पढ़े थे, ये किसके? होल ओवर रूबेला के। एनसेफेलाइटिस हो सकता है, मरीज को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के रूप में। इज इट क्लियर नोट? इसके अलावा टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो सकती है। टेस्टिकल्स में क्या हो सकती है? स्वेलिंग हो सकती है कॉम्प्लिकेशन के रूप में। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम या मिसकैरियज तक हो सकते हैं बेटा। और ये दोनों कॉम्प्लिकेशन कब देखने को मिलते हैं? केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेग्नेंट होगी तभी तो अबॉर्शन होगा। तो प्रेगनेंसी में तो कॉमन क्या हो सकता है? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, मिसकैरियज। बाकी अदर दिनों में टेस्टिकुलर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एन्सेफेलाइटिस हो सकती है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग वगैरह। और ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम पर ने पढ़ लिया था, जिसके अंदर पीडीए देखने को मिलेगा, डेफनेस देखने को मिलेगी, ब्लू डॉट कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, ब्लूबेरी मफिनस देखने को मिलेगा। अरिवास में वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में? रूबेला के बारे में। अब यहां तक को डाउट हो थ्योरी में तो आप मुझे पूछ सकते हैं बच्चों। अरे मजा आया कि नहीं आया? इतना डिटेल में थ्योरी पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। अब देखना क्वेश्चन दमादम आप सोल्व करोगे, आपने सारा पढ़ लिया। देखिएगा अपन कह रहे हैं कि सिंगल रूबेला वैक्सीन जो अपन ने गलत किया था उसको सही कर रहे हैं, किस रूट से देता है? सबक्यूटेनियस से। जबकि अगर मम्स देना है, अगर सिंगल देना तो IM देंगे, और मम्स को कंबाइंड देते हैं MMR में, तो किस फॉर्म में देते हैं? 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से 12 से 15 मंथ पे पहली डोज, और सेकंड डोज 4 से 6 ईयर पे। और एक एलर्जी और आपका न्यूमाइसिन एलर्जी में ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और चिकन पॉक्स के साथ नहीं देना इनको। नेक्स्ट, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस फॉर रूबेला। जर्मन मीजल्स की बात कर रहा है, रूबेला की बात कर रहा है। अरे पास में रूबेला की बात नहीं कर रहा है, जर्मन मीजल्स की। तो कंफर्म कौन सा है? वेरी गुड, हिम एग्लोमेरेशन इनहिबिशन टेस्ट, HAI, जो कि एक एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट है। आपका हिम एग्लोमेरेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। आरबीसी की सरफेस पे इस रूबेला वायरस के एंटीजन आप डिटेक्ट कर सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंफर्म डायग्नोसिस रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, रूबेला की।
नेक्स्ट, मदर विथ सीआरएस, मां को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, शुड अवॉइड नेक्स्ट प्रेगनेंसी फॉर कितने महीने तक, तो कम से कम 3 महीने तक प्रेगनेंसी को क्या करें, अवॉइड करें। ये अपने पढ़ लिया, 3 से 6 महीने है, लेकिन कम से कम 3 महीने आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रसेस है इनके बारे में बताइए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल ब्लूस और पर्पलिश मार्क ओवर बेबी स्किन विच मैकुलोपेपुलर नॉन ब्लेंचेबल, आपका मेजेंटा कलर के ड्यू टू एक्सेसिव आरबीसी कलेक्शन इन द स्किन, अपने कहा था एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, उसकी वजह से ये जो रुबेला में देखते हो मिलते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लूबेरी मफिन रसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी मफिन रसेस बोलते हैं। फोर्चमर साइन तो क्या होता है, रेड रेड कलर के रसेस होते हैं, वो अलग चीज होती है बेटा। गर्मा पॉइंट, यहाँ पे कौन से होंगे, ब्लूबेरी मफिन, जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसका, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का। ये देखिएगा लाल लाल कलर के, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस देखने को मिलेगा आपको। इज इट क्लियर और नॉट? चले आगे, यस। नेक्स्ट देखिएगा, तो सी इज द राइट आंसर बच्चों, यहां बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट, नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न विद सीआरएस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स एब्सेंट इन न्यूबॉर्न बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एमएस जोधपुर में आ चुका है क्वेश्चन। तो कौन सा रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में 3 प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन पीडीए, दैट डेफनेस एंड दैट ब्लू डॉट कैटरैक्ट। अब रिफ्लेक्स का संबंध किससे है, डेफनेस से बेटा। डेफनेस होगी नहीं होगी तो सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा तो स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या मिलेगा आपको, एब्सेंट। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होता है कि सडन वॉइस प्रोड्यूस नियर बेबी, बेबी स्टार्ट टू क्राई, कि बेबी के पास सडन वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, थाली बजाते हैं या कोई बर्तन गिर जाए तो बेबी रोना पड़ जाता है, चमक जाता है ना बच्चा कोई चीज गिरने से, तो बेबी रोने लग जाता है। ये रोएगा कब, जब सुनेगा, और सुनेगा तभी आपका स्टार्टर रिफ्लेक्स होगा। आवाज में अगर अब बेबी को रुबेला है तो बेबी डीप पैदा होगा तो सुनाई नहीं देगा, और सुनाई नहीं देगा तो स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो स्टार्टर रिफ्लेक्स, इसके अलावा एस्पिरिन ले रहा है या और टॉक्सिक ड्रग ले रही है मदर, तो उस केस में भी न्यूबॉर्न में क्या हो सकता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टर रिफ्लेक्स एब्सेंट मिल सकता है बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए। नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न बेबी विद सीआरएस, नर्स शुड रिमेंबर दैट मोस्ट डेंजर सिम्टम सीन इन न्यूबॉर्न विद सीआरएस। मोस्ट डेंजर पूछ रहा है, सुनना, मोस्ट कॉमन नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, डेंजर। क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन का एक वर्ड पकड़ के आंसर निकालना है, छोटी छोटी बातें और सराक्शन, पीडीए, एएसडी, डिफनेस या ब्लू डॉट। तो मोस्ट डेंजर कौन सा जो रिवर्सिबल है, कंजेनाइटल ईयर डिजीज। कंजेनाइटल ईयर डिजीज कौन सी होती है, डेफनेस, जो रिवर्सिबल होती है बेटा। ऐसा क्लियर हो ना? तो सबसे डेंजर कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफनेस। क्या माय पॉइंट, मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे, मोस्ट कॉमन पूछे तो कौन है, पीडीए। और आई से रिलेटेड पूछा तो ब्लू डॉट कैटरैक्ट, ब्लू ब्लू करके डॉट बनेंगे आंख में, एएसडी का लेना देना नहीं है यहाँ पे बेटा। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सीन इन पेशेंट विद कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, सीआरएस के साथ कॉमन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉमन। अरे क्या पूछ रहा है, कॉमन पूछ रहा, मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन कौन होता है, पीडीए, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस अपने पढ़ी थी कौन थी, इंडोमेथासिन, जो कि एक एनएसएआईडी है बेटा। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ी तो आंसर एक मिनट में दे सकते हैं आप। टॉक्सोप्लाज्मोसिस द पैरासाइटिक टेट्रोनिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ईएसएससी का क्वेश्चन है बेटा, कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासाइट बोर्न डिजीज है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद पेशेंट, कैट फिशेस से, ब्लड से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो ये कैट फिशेस और कैट के यूरिन से फैलता है कौन, आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर माना जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई, जो कि एक पैरासाइट होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सोप्लाज्मा गोनोडाई, कैट फिशेस और यूरिन से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबसे कॉमन टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अब यहां पे कोई ट्राइमेस्टर नहीं लिखा है, नो ट्राइमेस्टर, कोई ट्राइमेस्टर मेंशन नहीं है। तो अब बताओ बच्चों, जब ट्राइमेस्टर मेंशन नहीं हो तो क्या करोगे, जब ट्राइमेस्टर नहीं होगा तो अपने कहा था कि सीएमवी, आरी बात समझ। अब कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे डेंजर है रुबेला, सेकंड में कौन है, सीएमवी, और थर्ड में कौन है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लेकिन ट्राइमेस्टर मेंशन नहीं हो तो क्या जाएगा आपका बेटा, साइटोमेगालोवायरस जाएगा, प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि ये हर ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एंड डेंजर टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर वाइज पूछे जो कि सीआरएस करता है, दैट इज द रूबेला।
कौन सा? रूबेला। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश, यस। क्वेश्चन का पढ़ के जवाब दीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। यस, चले आगे देखिएगा बच्चों। पिनपॉइंट रेड मैक्यूल एंड पिटेचा ओवर द सॉफ्ट टिश्यू सीन इन द थर्ड डिजीज। थर्ड डिजीज किसको बोलते हैं? आपको रूबेला को बोलते हैं, क्योंकि 3 दिन में रसेस अपेयर हो जाते हैं। और इन साइन को क्या बोलते हैं? पिन पॉइंट होंगे, और रेड मैक्यूल रसेस होंगे, ओवर द सॉफ्ट टिश्यू क्या कहलाता है? फोर्सिमर साइन, जिसको अपन ने पढ़ा था। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, थ्योरी पढ़ी तो आंसर आप धमाधम दोगे बच्चों। नेक्स्ट, फर्स्टली लिम्फेनोडोपैथी सीन इन रूबेलाइट। रूबेला में मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन इज द लिम्फेनोडेटिनोपैथी, और ये सबसे पहले कहां देखता है? पोस्ट सर्वाइकल, पोस्ट ऑरिकुलर, सब ऑक्सीपिटल, ऑल ऑफ अबोव, यानी कान के नीचे, ऑक्सीपिटल बोन के पीछे और सर्वाइकल रीजन पे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट सबसे पहले देखने को मिलेगा, जो कि एक कॉमन सिम्टम है रूबेला में। सो ऑल ऑफ अबोव इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स सीन इन जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल इज रूबेला या थर्ड डिजीज, और थर्ड डिजीज में मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या? लिम्फोएडिनोपैथी। इज इट क्लियर नोट? और आपका मोस्ट जो रसेस होते हैं वो कहां होते हैं? सबसे पहले फेस पे होता है बेटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, अर्ली सिम्टम ऑफ रूबेला इज। रूबेला का अर्ली सिम्टम क्या है? वेरी इंपोर्टेंट। तो फर्स्ट रसेस ऑन द, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे पहले रसेस कहां होंगे? फेस पे होंगे। मेरी रफसिटी, मीजल्स में बिहाइंड द ईयर, और रूबेला में फेस पे, और चिकन पॉक्स में ट्रंक पे सबसे पहले होंगे, अपन ने पढ़ा था। तो मोस्ट रसेस कहां होंगे? फेस पे। नेक्स्ट, एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला। रूबेला का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, वैसे अपन ने कहा कि 2 to 3 वीक्स होता है, एक ही वर्ड में पूछे तो 18 दिन। कितने दिन? 18 डेज होता है आपका एवरेज। तो डी इज द राइट आंसर बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पॉजिटिव एजेंट ऑफ जर्मन मीजल। जर्मन मीजल्स का यानी रूबेला का मेन पॉजिटिव एजेंट पूछा जा रहा है थर्ड डिजीज का, दैट इज द टोगा वायरस। कौन सा वायरस? टोगा वायरस, जो कि एक आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वायरस है। सिंगल स्ट्रैंड वायरस होता है आरएनए वायरस, और इसका नाम, वायरस का नाम क्या? रूबेला वायरस। अरे बस में जो मेटर्नोवेरिडाई फैमिली से बिलोंग करता बेटा, रूबी वायरस। इज इट क्लियर और नॉट? ए इज द राइट आंसर, टोगा वायरस है। विच डिजीज इज आल्सो कॉल्ड थर्ड डिजीज। थर्ड डिजीज किसे बोलते हैं अपन? तो थर्ड डिजीज किसे बोलते हैं बेटा? रूबेला को। थर्ड डिजीज किसको बोलते हैं? थर्ड डिजीज किसको बोलते हैं अपन? रूबेला को अपन थर्ड, क्योंकि 3 दिन में रसेस अपीयर हो जाते हैं। रसेस डिसअपीयर आफ्टर 3 डेज। 3 दिन में रसेस अपीयर हो जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वेरी इंपोर्टेंट, आपको क्या बोलते हैं? रूबेला को क्या बोलते हैं? थर्ड डिजीज बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट कंजेनाइटल रूबेला व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू कैन गिव टू वुमन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम नहीं हो, इसलिए मां को अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट सलाह क्या देंगे? बेस्ट एडवाइस क्या देंगे? फर्स्ट, एडवाइस देम ऑन टू साइन द जर्मन मीजल्स। हरी बात में कि उनको कहना कि जर्मन मीजल के साइन डिटेक्ट करना। बी ऑप्शन कह रहा है आपका, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? अवॉइड क्राउडेड प्लेस सच एज मार्केट एंड मूवी, इसका कोई लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है आपका कंसल्ट एट द हेल्थ सेंटर वेयर रूबेला वैक्सीन में बी गिवन, और डी ऑप्शन कह रहा है कंसल्ट ए फिजिशियन हु मे गिव देम रूबेला इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और मां को क्या है? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांस है। अब प्रेगनेंसी है तो आपको क्या करना है? तो बेस्ट एडवाइस क्या दोगे बेटा? वेरी इंपोर्टेंट, रूबेला इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर रूबेला हो गया तो क्या दोगे? रूबेला के प्रति एंटीबॉडी, क्योंकि अबॉर्शन अभी कराना जरूरी नहीं है। तो टू प्रिवेंट कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस वुमन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसको कहना है कि अगर इम्यूनोग्लोबुलिन है तो पहले इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। हर बात में वैक्सीन अब यहाँ पे काम करेगी नहीं, क्योंकि रूबेला हो चुका है। समझे नहीं समझे? इसलिए सी नहीं जाएगा, डी जाएगा आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन देने की कृपा करें आप लोग। नेक्स्ट, द वायरल डिजीज दैट नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। एनसी वायरल डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती, दैट इज द रूबेला। बाकी एचआईवी सेक्सुअली ट्रांसमिट है, हेपेटाइटिस होती है, मोलिसम कंटाजियोसम, ये सब क्या होती है? ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बट रूबेला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है बेटा। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग। रूबेला वैक्सीनेट फीमेल शुड नॉट प्रेग्नेंट फॉर हाउ मेनी मंथ। मां को अगर रूबेला वैक्सीन लगाई है तो कितने महीने तक? तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी को क्या करें? वो अवॉइड। और अगर क्या हो हाइट फॉर्म मोल हो तो 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, थोड़ा ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, जर्मन मीजल इज द अदर नेम ऑफ विच इन्फेक्शन। तो किसका नाम है? रूबेला का अदर नेम क्या है? जर्मन मीजल है बेटा, वेरी इंपोर्टेंट। सी इज द राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम इन ट्राइड इंक्लूड ऑल। कंजेनिटल सिंड्रोम में कंजेनिटल आपका आई डिजीज, कैटरैक्ट, पीडी और डेफनेस, तो ऑल ऑफ हो जाएगा। सारे तीनों सिम्टम आएंगे, ट्राइड सिम्टम बोलते हैं इसको, सीआरएस के। अरे बस में ये सब क्वेश्चन अपन पढ़ चुके बेटा।
लिम्फेडोनोपैथी इज द सीन इन लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, मोस्टली किसमें देखने को मिलता है? रूबेला में। किसमें? रूबेला में। इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम है रूबेला का। द वायरल डिजीज दैट डज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, दैट इज रूबेला। क्वेश्चन रिपीट हुआ, रूबेला वायरल डिजीज आपकी ट्रांसमिटेड नहीं होती है बेटा। तो ये अपन ने जाना किसके बारे में? रूबेला के बारे में। ये तो कहानी में बेटा वेरी इंपोर्टेंट, किसके बारे में? रूबेला के बारे में। अब अपन डिस्कस करेंगे आपका मम्स के बारे में, जिसको अपन ने रूबुला बोला। अभी अपन ने डिस्कस किया रूबेला, जिसको अपन ने जर्मन मीजल बोला या थर्ड डिजीज। अब अपन बात करेंगे मम्स के बारे में। थ्योरी के साथ अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे, दिल गदगद हो जाएगा। आ रही बात समझो। 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट मम्स, जिसको अपन बोलते हैं रूबुला। क्या बोलते हैं? रूबुला। पहला क्वेश्चन, चिपमुक लाइक फेसिस कंडीशन सीन इन, चिपमुक लाइक गिलहरी की तरह चेहरा किसमें देखने को मिलता है? तो दैट इज सीन इन द केस ऑफ मम्स। किसके केस में? मम्स के बारे में। तो जो राइट आंसर जाएगा दैट इज द मम्स। अब थोड़ा अपन जान लेते हैं बेटा मम्स क्या है। पहले थ्योरी पढ़ते हैं अपन, फिर इसका दमादम क्या करेंगे अपन, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे एमसीक्यू पढ़ के। मम्स की अगर बात करते हैं, इसी को अपन बोलते हैं रूबुला। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रूबुला। इसी को अपन बोलते हैं पेरोटाइटिस डिजीज। पेरोटाइटिस डिजीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मम्स, रूबुला या पेरोटाइटिस डिजीज। मम्स की अगर बात करें बेटा, जिसको अपन गल गोटू बोलते हैं, ये गले को गोड़ देती है, गले को एनलार्ज करती है, आपका नेक रीजन में स्वेलिंग करती है, इसलिए गल गोटू बोलते हैं इसको। क्लियर है? वेरी इंपोर्टेंट। तो मम्स इज viral disease which mainly affect respiratory system, respiratory and nervous system। ये मोस्टली नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिजीज है। कौन सी? आपकी मम्स बेटा। इसी को रूबुला बोलते हैं, रूबेला नहीं, रूबुला, BU वाले, रूबुला। छोटा छोटा अंतर है, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। पॉजिटिव एजेंट के बारे में अगर बात करें तो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेरोटिडाइटिस वायरस। पेरोटिडाइटिस वायरस जो कि बेटा वेरी इंपोर्टेंट आरएनए मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस है? आरएनए मिक्सो वायरस है। कौन? आपका पेरोटिडी वायरस बेटा, वेरी इंपोर्टेंट। अरे कोई डाउट है? क्लियर है? या इसी को बोलते हैं ऑर्थोरूबुला वायरस। कौन सा वायरस? ऑर्थोरूबुला वायरस। आरिवास में या पेरोटिडाइटिस वायरस है, जो कि एक मिक्सो वायरस है। आरएनए की फैली मिल पड़ी थी मैंने, टोगा वायरस, मिक्सो वायरस, माया मिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। आरिवास में या इसी को अपन क्या बोलते हैं? मम्स ऑर्थोरूबुला वायरस। आरिवास में मम्स ऑर्थोरूबुला वायरस भी इसका नाम है, दूसरा नाम है मम्स ऑर्थोरूबुला वायरस। या इसी को पेरोटिडाइटिस वायरस बोलते हैं, या जो कि एक आरएनए मिक्सो वायरस है। इज इट क्लियर? नोट पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, पेरोटिडाइटिस वायरस है पॉजिटिव एजेंट, वेरी इंपोर्टेंट। ये जो है पॉजिटिव एजेंट, इसकी जो रूट ऑफ एंट्री है बॉडी में, ये कौन सी होती है बेटा? रेस्पिरेटरी रूट से एंटर करता है, थ्रू नोज, माउथ के थ्रू, आपका स्पेशली नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी रूट से एंट्री करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कौन सा? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू आपके जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, आप छींकोगे खांसोगे तो छोटे छोटे पानी के दाने हैं, ड्रॉपलेट है, उसके थ्रू ये वायरस पाया जाता है और उसके थ्रू बॉडी में दूसरों में ट्रांसफर करेगा बेटा। मोस्टली जो सीजन होता है वो किस सीजन में होता है? तो ये रेनी सीजन में, सॉरी विंटर सीजन में। सारी वायरल कम्युनिकेबल डिजीज कहाँ होती है? विंटर सीजन में। बट मे इन एनी सीजन, बट मे इन एनी सीजन, पर होने में किसी भी सीजन में ये हो सकती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आज बारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन जो पीरियड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 वीक्स। इसका भी कितना? 2 से 3 वीक रहता बेटा। एवरेज रहता है 16 से 18 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में था 12 से 14, 14 16, 16 से 18, तो क्या जाएगा? 16 से 18 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये माइक्रोब्स बॉडी में एंट्री करेगा और साइन सिम्टम शो करेगा, उसमें समय कितना लगेगा? 16 से 18 दिन में। तो स्लो प्रोग्रेस है, धीरे धीरे वायरुलेंसी होगी इसकी। क्या माय पॉइंट? इंक्यूबेशन पीरियड। आगे बस में नेक्स्ट बात करते हैं अपन कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड मतलब ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कब करेगा? किसी पर्सन में हो गया तो वेरी इंपॉर्टेंट, 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पैरोटिड ग्लैंड जो स्वेलो होगी उसके 7 दिन पहले प्रायोरिटी देंगे पहले वाले को। क्वेश्चन डाल लेना आप, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में मोस्ट कम्युनिकेबल। और मोस्टली कब होता है? बिफोर, क्योंकि ग्लैंड स्वेलो होगी उससे पहले अपन आइसोलेट नहीं रख पाते, मरीज को ध्यान नहीं रहता अपने को, या कम्युनिटी में मरीज है तो उसको भी पता नहीं, आइसोलेट नहीं होगा तो उस दौरान ज्यादा कम्युनिकेट करेगा। हालांकि ग्लैंड स्वेलो होने के बाद तो फिर भी आदमी थोड़ा आइसोलेशन होते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, तो मोस्टली बिफोर को प्रायोरिटी देना है। आरी भाषा में तो 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर द पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। पैटर्न जो ग्लैंड स्वेलो होगी उसके 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में ये हाईली क्या है बेटा? कम्युनिकेबल है। और अब 7-7 14 दिन तक इसको क्या रखेंगे अपन? आइसोलेट। 7 दिन पहले और 7 दिन बाद है तो आइसोलेशन टाइम कितना हो गया? 14 डेज। 7 दिन पहले 7 दिन बाद में हो रहा तो 14 दिन तक मरीज को क्या रखना? आइसोलेट रखना। सिंपल सा आंसर है। इसके अलावा किस एज में ज्यादा होता है बेटा? तो मोस्टली होता 3 ईयर टू लेकर 9 ईयर तक के लोगों को ये कॉमन होता है बेटा, या 3 to 7 ईयर तक के बच्चों में कॉमन होता है। बट अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ मदर मिल्क प्रोवाइड इम्यूनिटी। 6 महीने तक नहीं होगा वही, क्योंकि मदर मिल्क क्या करवाता? प्रोवाइड इम्यूनिटी। माँ का दूध क्या करेगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसलिए 6 महीने तक बच्चे में नहीं होता स्टार्टिंग में बेटा। क्लियर बच्चों? वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मम्स की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मम्स इज मोर डेंजर इन अडल्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना। अपन सोचते हैं कि ये बच्चों में ज्यादा डेंजर है, डेंजर किसमें ज्यादा? अडल्ट कंपेयर टू चिल्ड्रन। बच्चों की तुलना में ज्यादा खतरनाक किसमें है बेटा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अडल्ट में ज्यादा डेंजर मानी जाती है। कौन? और आइसोलेट 14 दिन तक करेंगे अपन यहाँ पे। आइसोलेशन सेकंड लेवल का प्रिवेंशन है। मम्स ज्यादा डेंजर है किसके लिए? अडल्ट के लिए कंपेयर टू चिल्ड्रन। आदिवासी में। और 3 से 7 साल तक के या 3 से 9 साल तक के बच्चे, आपके 7 साल या 9 साल तक के जो बच्चे हैं वो मोस्टली दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस एज के लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। आइसोलेशन 14 दिन तक रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेबल 7 डेज बिफोर ज्यादा होता है और 7 डेज आफ्टर। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलो होने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक, यानी 14 दिन तक हाईली कम्युनिकेबल होती है। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इसका 16 से 18 दिन है। विंटर सीजन में होगी। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रेस्पिरेटरी रूट से एंटर करेगी। मम्स ऑर्थो रूबुला वायरस या पैरोटिडिल वायरस, जो कि एक आरएनए मिक्सो वायरस का पॉजिटिव एजेंट है और स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज है जो मोस्टली रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ध्यान रखना कौन सा? मम्स वायरस। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है बच्चों? ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में? आपका किसके बारे में? मम्स के बारे में, जिसको अपन ने रूबुला बोला। क्या बोला? रूबुला। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब आओ बेटा साइन एंड सिम्टम पे। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें तो ध्यान रखना, सिंगल अटैक ऑफ रूबेला, सॉरी सिंगल अटैक ऑफ मम्स की बात कर रहे हैं ना, बार बार रूबेला निकल रहा है। मम्स प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एक बार अगर मम्स होगा तो जिंदगी भर इम्यूनिटी रहेगी, दोबारा नहीं होगा। बिकॉज वायरस कंटेन सिंगल वेरिएंट, यानी एक ही तरह का वायरस होता है, वायरस मॉडिफाई नहीं होता है। वायरस बदलेगा तो बीमारी बढ़ेगी या रीअटैक हो सकता है, या वायरस एक ही तरह का होता है, वो खत्म हो गया या उसको इम्यून हो गई बॉडी तो ये दोबारा नहीं होगा बेटा। क्लियर है? मोस्ट ऑफ केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। मोस्ट ऑफ केसेस क्या रहेंगे? एसिम्प्टोमेटिक रहता है। लगभग 40% केस क्या रहता है? एसिम्प्टोमेटिक, पता नहीं रहता, यानी वायलेंसी कम है डिजीज की। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम में। अर्ली अगर साइन सिम्टम अगर आपसे कोई पूछ ले, दैट इज द ईयर एक्ट। कान में दर्द, आपका मिडल ईयर में पेन होगा, और स्पेशली ये कब होता है? नाइट टाइम में, स्पेशली एट नाइट टाइम, रात के समय ज्यादा दर्द होगा कान में। दिस इज द अर्ली सिम्टम ऑफ मम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कोई पूछ ले कि मम्स का अर्ली सिम्टम क्या है, तो ईयर इज द अर्ली सिम्टम ऑफ मम्स। इज इट क्लियर और नॉट? मम्स का अर्ली सिम्टम क्या है? ईयर रहेगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि क्लासिकल साइन सिम्टम या कंफर्मेटिव साइन सिम्टम क्या है मम्स का, तो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग एक क्लासिकल साइन सिम्टम है, किसमें देखने को मिलता है? मम्स में। दैट इज नोन एज पैरोटिडाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिनोपैथी, एडेनोपैथी हो सकती है आपकी अरिभाषा में। और इसकी वजह से मरीज में कैसा मुंह होगा? पैरोटिड ग्लैंड यहां से स्वेलो होगी तो मुंह अजीब सा हो जाएगा, चिपमुंक लाइक फेस। कौन सा फेस? चिपमुंक लाइक फेस आपको देखने को मिलेगा, या पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गलघोटू, सांस रुक जाएगी आपकी। तो चिपमुंक लाइक फेस या पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग इज द क्लासिकल साइन सिम्टम इन केस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस केस में? आपका मम्स के केस में।
और चिपमुंग लाइक फेस एक तो मम्स में देखने को मिलता है, ध्यान रखना, और एक देखने को मिलता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बीटा थैलेसीमिया मेजर में, थैलेसीमिया में, और थैलेसीमिया में मेन में किसमें, बीटा थैलेसीमिया मेजर में, जो सबसे डेंजर होता है, रेयर पर डेंजर होता है, उसके अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर चिपमुंग लाइक फेस देखने को मिलेगा, और एक इसके अंदर मम्स के अंदर, दोनों के अंदर चिपमुंग लाइक फेस देखने को मिलता है। अब पैरोटिड ग्लैंड स्वेलो हो रही है तो मरीज को डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड निगलने में भी दिक्कत होगी, तो मरीज को क्या होगा, डिस्फेजिया होगा। डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी या पेनफुल डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत होगी बेटा। क्लियर बच्चों? ओडिनोफेजिया होगा। ओडिनोफेजिया का मतलब कानों में दर्द होगा जब भी चबाएगा, तो पेनफुल स्वेलोइंग, पेनफुल स्वेलोइंग आपको देखने को मिलेगी आरिवास में। इसके अलावा डिफिकल्टी इन च्यूइंग होगा, चबाने में दिक्कत होगी बेटा, च्यूइंग खाने को चबाने में दिक्कत होगी, मरीज को हल्का फीवर आएगा, मरीज को मलाइज रहेगा, थकान सी महसूस होगी, वीकनेस सी महसूस होगी उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओडिनोफेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, फीवर होंगे आपको, मलाइज आपको यहाँ पे फील होगा मरीज को, जो कि एक जनरल सिम्टम आते हैं आपको बताइए आरिवास में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? इसके अलावा मरीज को कफिंग रहेगी, कफिंग रहेगी, मरीज को एनोरेक्सिया रहेगा, फीवर रहेगा, मलाइज रहेगा, कफिंग रहेगी, एनोरेक्सिया रहेगा, और मसल पेन होगा बेटा सीवियर केसेस में। सीवियर केस हुआ तो मसल्स में क्या हो सकते हैं, पेन, और ये जो जितने भी सिम्टम है ये 3 से 5 दिन तक रहते हैं, रिमेन फॉर 3 to 5 डेज। ये जो सिम्टम रहेंगे वो कितने दिन तक रहेंगे, 3 से 5 दिन तक, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं आरिवास में। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट रिस्क ऑफ ऑर्काइटिस एंड असेप्टिक मेनिंजाइटिस, और किसकी रिस्क बढ़ जाएगी, मेनिंजाइटिस होने की या आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। ऑर्काइटिस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के इन्फ्लामेशन की, या आपका बेटा वेरी इंपोर्टेंट असेप्टिक मेनिंजाइटिस की रिस्क में रहेगी। ये कॉमन सिम्टम है बेटा। तो मम्स के सिम्टम ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, मम्स का अर्ली सिम्टम पूछे तो अर्ली सिम्टम है ईयर का, और वो भी स्पेशली नाइट में होता है। क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलो होगी, क्योंकि वायरस स्टेंसन डक्ट के थ्रू कहां जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड में, और पैरोटिड ग्लैंड को क्या कर देगा, स्वेलो। तो पैरोटिड ग्लैंड आपकी स्वेलो होगी, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड स्वेलो होने की वजह से बेबी का जो चेहरा है या अडल्ट कोई भी, उसका चेहरा कैसा दिखेगा, चिपमुंग लाइक फेस। चिपमुंग लाइक फेस एक तो मम्स में देखने को मिलता है और एक बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर देखने को मिलता है, दोनों कंडीशन में, तो चिपमुंग लाइक फेस होगा। इसके अलावा गला सूज गया आपका, गलघोटू हो रहा है, तो इसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्फेजिया होगा, ओडिनोफेजिया होगा, पेनफुल स्वेलिंग होगी, चबाने में, कानों में दर्द होगा, साथ में वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है तो आपको क्या होगा, फीवर आएगा, बॉडी में थकान रहेगी, मलाइज रहेगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट सीवियर केसेस में मसल पेन हो सकते हैं, एनोरेक्सिया होगा, कफिंग होगी। ये कॉमन सिम्टम आएंगे जो कितने दिन तक रहेंगे, 3 से 5 दिन तक रहेंगे। ये सभी कॉमन साइन एंड सिम्टम है किस केस में बेटा, मम्स के केस में। किस केस में, मम्स के केस में, जो कि एक कॉमन साइन सिम्टम देखो मिलते हैं किस केस में, मम्स के केस में। यहां तक को डाउट हो तो बच्चों बता, वेरी इंपॉर्टेंट। को डाउट है तो ये बात होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मम्स का डायग्नोसिस। सिंपल सी आसान भाषा में डायग्नोसिस करवा देंगे अपन बेटा। एक तो क्या करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगी, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड में क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज सलाइवरी एमाइलेज। आप जांच करोगे तो सलाइवरी एमाइलेज लेवल भी क्या होगा, सलाइवा में जो एमाइलेज एंजाइम है उसका लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, स्वेब कल्चर फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड डक्ट। कौन सी डक्ट आती है पैरोटिड ग्लैंड से, स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट से आप क्या करोगे, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो खुलती है कहां, स्टेंसन डक्ट में, स्टेंसन डक्ट से वहां पे स्वेब कल्चर देखने को मिलेगा। वहां से स्वेब कल्चर मिलोगे तो कल्चर में क्या देखने को मिलेगा, वायरस देखने को मिलेगा। आरिवास में इस कल्चर में क्या देखने को मिलेगा, वायरस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप पीसीआर करा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नेस्टेड पीसीआर बोलते हैं उसको, नेस्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा सकते हैं। बाकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा, ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा, वायरल इलनेस से सिम्टम से पता चल जाएगा, आपको पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग से पता चल जाएगा बेटा। क्लियर है? इसके अलावा अगर किसी को असेप्टिक मेनिंजाइटिस है, क्या है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हैं।
अगर मरीज को क्या होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, तो सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हैं, और सीएसएफ एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबर पंक्चर। अरे क्या करना पड़ेगा, लंबर पंक्चर। तो लंबर पंक्चर को आपको क्या करना है, करके आप सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हो अगर मरीज को क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। करवा पॉइंट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिकुलर डॉपलर कर सकते हैं अपन, टेस्टिकुलर यूएसजी कर सकते हैं, जिससे ऑर्काइटिस का पता लगा सकते हैं, या आपका सीबीसी करके देख सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है तो वायरल लोड बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ये सभी डायग्नोसिस है। बाकी कंफर्मेटिव कौन सी है, आपका पेट्यूटरी ग्लैंड में वायरस सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वायरस स्ट्रेसन डक्ट से कहा था मुंह में, तो स्ट्रेसन डक्ट से क्या लो आप, वहां से बैक्टीरियल सॉरी वायरल स्वेब कल्चर लो, और स्वेब कल्चर करा के देखो कि वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है। बाकी पीसीआर पॉलीमरेज चेन नेस्टेड पीसीआर कर सकते हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के लिए सीएसएफ पंक्चर कर सकते हैं, पेट्यूटरी ग्लैंड स्वेलिंग से पता लगा सकते हैं, और पेट्यूटरी ग्लैंड में सलाइवरी एमलाइज क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सभी कॉमन डायग्नोसिस है। किस केस में, आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मम्स के केस में। समझ में आया, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ मम्स। मम्स का क्या क्या मैनेजमेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, वैक्सीनेशन, बचावी सुरक्षा है। प्रोफाइलिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में सबसे पहले बात करते हैं सिंगल वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, सिंगल वैक्सीन। सिंगल वैक्सीन जो लगाई जाती है दैट इज द मम्स बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मम्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, मम्स वैक्सीन, जिसका जो रूट दिया जाता है, जो अपन ने डिस्कस किया, दैट इज सिंगल वैक्सीन का आईएम है बेटा। कंबाइंड का सबकुटेनियस है, लेकिन सिंगल ओनली मम्स लगा रहे हो आप तो कितना है, आईएम रूट है। डोज जो वही आपका 0.5 ml। एज क्या रहेगी, तो आफ्टर 1 ईयर 16 से 18 मंथ पे लगाते हैं इसको मोस्टली बच्चों, सिंगल वैक्सीन। 1 साल के बाद ही लगाना, क्योंकि 3 साल के आसपास होती है डिजीज, कड़वापन उसके 3 से 7 साल के बीच होती है ना, और 6 महीने तक तो होती नहीं, क्योंकि माँ को क्या होती है, इम्यूनिटी मिलती है, कि हो सकती है पर चांस कम रहते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में आपको क्या करना बेटा, 16 से 18 मंथ पे एज पे आपको क्या लगाना, आपको वेरी इंपॉर्टेंट मतलब डोज 0.5 ml और रूट आईएम देना, मम्स वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, मम्स वैक्सीन। ये सिंगल वैक्सीन आप दे सकते हो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मम्स वैक्सीन आप दे रहे हो, इसको रेफ्रिजरेट वही 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करोगे। इसके जो साइड इफेक्ट है दैट इज द फीवर, दैट इज द मलाइज, आरी पास में रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट, एट इंजेक्शन साइट, ये इसके साइड इफेक्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट है, ज्यादा कोई इतने सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। किसके, मम्स वैक्सीन के, ध्यान रखना अगर आप सिंगल वैक्सीन लगा रहे हो तो। इज इट क्लियर और नॉट, आरी पास में, ये कॉमन साइड इफेक्ट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आरी पास में। इसके अलावा ये वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किन किस केस में, मम्स वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस केस में, अगर मां को एचआईवी है, प्रेगनेंसी है, यानी किसी को एचआईवी है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन यानी जिसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, उन लोगों में ये वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी लो इम्यूनिटी वालों को नहीं देना, वरना मम्स हो जाएगा उनको। आरी पास में, रूट आईएम डोज 0.5 ml, एज आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज लगाते हैं, मोस्टली 16 से 18 मंथ की एज पे लगाते हैं। किस रूट से, आईएम, अगर सिंगल वैक्सीन दे रहे हैं, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है, फीवर, मलाइज और रेडनेस है इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट पे हल्का फुल्का रेडनेस आपको देखने को मिल सकता है, एक कॉमन साइड इफेक्ट है बेटा। ये तो हो गई सिंगल वैक्सीन। और एक आती है कंबाइंड वैक्सीन, जिसके बारे में 20 बार पढ़ चुके हैं, दैट इज द एमएमआर। एमएमआर वही 0.5 ml, रूट यहां पे क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस, आरी पास में, पहले डोज 12 से 15 मंथ पे, और सेकंड डोज कौन सी, 4 से 6 ईयर पे। फर्स्ट यहां हो गई, सेकंड यहां हो गई। आरी पास में, एक एलर्जी और न्यूमाइसिन एलर्जी में एमएमआर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन क्या करेंगे, स्टोर। पर कंबाइंड जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस लगती है, और सिंगल वैक्सीन आईएम लगती है मम्स की, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कुछ कहानी हुई किस केस में बेटा, मम्स के मैनेजमेंट में। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट, बेड रेस्ट फॉर, बेड रेस्ट देना बेटा फॉर वीकनेस एंड मलाइज, वीकनेस और मलाइज को ठीक करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन देना मरीज को, क्लियर है। इसके अलावा पीसीएम फॉर फीवर, मरीज को फीवर आ रहा तो क्या करें, पैरासिटामोल दे सकते हैं, आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। एंटी कफ एजेंट आप देंगे अगर कफिंग हो रही है तो, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। कैसा मैनेजमेंट है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है मरीज को। इज इट क्लियर और नॉट, अरे बोलिए भाई, चले आगे बेटा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, इफ पेशेंट हैव एक्टिव मम्स,
मम्स एक्टिव फॉर्म है यानी मम्स प्रेजेंट है तो अपन क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं बेटा। अगर मम, ये तो थे प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट जब बीमारी नहीं हो, बीमारी को रोकने के लिए, लेकिन अगर मम्स प्रेजेंट है तो इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे आईवी रूट से। मम्स इम्यूनोग्लोबुलिन, इनको बोलते हैं मम्स के खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, उनको बोलते हैं मम्स इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी देंगे आईवी रूट से और वो तुरंत एंटीबॉडी जाएगी और वायरस को क्या करेगी, डिस्ट्रक्ट करेगी। इज इट क्लियर और नॉट? मेरी बात समझ में आई? तो पेशेंट हैव एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये तो है जनरल बात कि क्या साइन सिम्टम है, क्या मैनेजमेंट है, सिंगल मम्स वैक्सीन आई लगाते हैं अपन, ये थोड़ा कुछ चेंज है आपके। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। मम्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मम्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, इज इट क्लियर और नॉट? मम्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ये आप मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा बच्चों। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं मम्स के? कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मम्स के जो कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं बेटा, चिल्ड्रन में अगर कोई पूछ ले बच्चों में, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पढ़ाने के लिए मैं पूरा मम्स पढ़ाया मैंने आपको। अगर आपसे पूछे कि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज द असेप्टिक मेनिंजाइटिस। असेप्टिक का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वायरल इंफेक्शन से होने वाला। असेप्टिक का मतलब वायरल इंफेक्शन है, ये वायरल इलनेस से होने वाला मेनिंजाइटिस एक कॉमन बेटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, स्पेशली किसमें, चिल्ड्रन में। और ये 10% बच्चों में होता है। कितने परसेंट बच्चों में? 10% बच्चों में क्या होता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कौन सा आपका, दैट इज द असेप्टिक मेनिंजाइटिस। हर बात में कोई डाउट है? वेरी इंपॉर्टेंट, और मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वायरल, भाई मम्स वायरस है, पेरोटिडाइटिस वायरस है, या जो मिक्सो वायरस है ये वायरल इलनेस है। यस, अरे कोई डाउट है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बच्चों में। अरे किसमें बच्चों, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अरे बात में इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी मरीज को वेरी इंपॉर्टेंट डेफनेस हो सकती है, डेफनेस हो सकती है यानी नर्व इफेक्ट होने से। पॉइंट, सेंसरोनियल हियरिंग हो सकती है। इसके अलावा एनसेफेलाइटिस हो सकता है ब्रेन से रिलेटेड, ये कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, सीएसएफ एनालिसिस करते हैं। सीएसएफ एनालिसिस में ग्लूकोज नॉर्मल मिलेगा, आपका जो सीएसएफ का फ्लूइड है वायरल लेस में वो क्लियर और कलरलेस बनेगा। यहाँ पे मेनली लिम्फोसाइट, स्पेशली टी लिम्फोसाइट के काउंट 500 सेल पर क्यूबिक एमएम से ज्यादा देखने को मिलेंगे। याद आ रहा है नहीं आ रहा? प्रोटीन में भी कोई चेंज नहीं होगा, प्रोटीन कम होगा, चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये तो हो गया बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा एक होता बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। क्लियर है? दिस सीन इन द केस ऑफ 30 to 40% केसेस, होल ओवर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। और आपसे बच्चों में भी होगा, पर अडल्ट में अगर आपसे पूछे कि अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलेगा, दैट इज द ऑर्काइटिस। दो क्वेश्चन में आपको बार बार बता रहा हूं, बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन 10% बच्चों में जो होता है दैट इज द टोटल कॉम्प्लिकेशन का 10% कौन होता है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अडल्ट में 30 से 40% केसेस में, स्पेशली अडल्ट में डेंजर होता है, दैट इज द ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस। और अगर टेस्टिस अगर बाइलेटरल ऑर्काइटिस हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन होगा तो आगे जाके क्या होगा, इनफर्टिलिटी। तो कई बार क्वेश्चन में ऑर्काइटिस ना लिखा हो, इनफर्टिलिटी भी लिखा आ रहा, तो उस स्थिति में भी आपका कॉमन है बेटा, ध्यान रखना, ऑर्काइटिस। और ये 30 से 40% अडल्ट को और बच्चों को अफेक्ट करता है। तो मोस्ट कॉमन स्पेशली अडल्ट में ज्यादा होता है बच्चों की तुलना में, इसलिए अडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सा है, ऑर्काइटिस है बेटा। कौन सा है, ऑर्काइटिस है, थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट है बच्चों? और मेल अडल्ट में इनफर्टिलिटी हो जाती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवास में इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल में क्या होगा, उफेराइटिस। उफेराइटिस 5% केसेस में ऐसा होता है, उफेराइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी का इन्फ्लामेशन क्या आएगा, उफेराइटिस। बट नॉट इनफर्टिलिटी, बट नॉट इनफर्टिलिटी, पर फीमेल में इनफर्टिलिटी नहीं होगी, मेल में चांस रहती है। अगर बायलेटरल आपका ऑर्काइटिस हुआ तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ये बहुत डेंजर सिचुएशन है बेटा। इसके अलावा 5% केसेस में ऑफराइटिस हो सकता है, ओवरी का इन्फ्लेमेशन स्पेशली फीमेल में, मेल में तो होगा नहीं, बट इनफर्टिलिटी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी नहीं होगी बेटा। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस होगा बेटा,
4% केसेस में क्या हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस। जीआईटी कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे पूछे बेटा तो जीआईटी से रिलेटेड कौन सा है, पेनक्रियाटाइटिस। आरिबास में 4% केसेस में ऐसा हो सकता है। दिस इज द जीआईटी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स। इज इट क्लियर नॉट? को डाउट है? और पेनक्रियाटाइटिस होगा तो अपर एब्डोमिनल पेन होगा, मरीज को नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, अपर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ऐसे कॉम्प्लिकेशन के साइन एंड सिम्टम आएंगे अगर क्या हुआ, पेनक्रियाटाइटिस हुआ तो। इसके अलावा अन्य कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको लिस्टिंग करा देता हूं कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर बच्चों? मरीज को क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकते हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। अन्य कॉम्प्लिकेशन में बेटा ध्यान रखना, हेपेटाइटिस कर सकता है ये, मायोकार्डाइटिस कर सकता है, पोलीआर्थराइटिस कर सकता है ये, मल्टीपल जॉइंट का इन्फ्लामेशन कर सकता है। ये अन्य कॉम्प्लिकेशन है किसके, आपके मम्स के बेटे। इज इट क्लियर नोट? को डाउट है? इसके अलावा थायराइड को अफेक्ट कर सकता है, थायरोडाइटिस कर सकता है, इवन फेशियल पाल्सी भी हो सकती है किसकी वजह से, मम्स से। ध्यान रखना, बट बहुत रेयर चांस रहते हैं। ये कुछ अन्य हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशन लाइक थायरोडाइटिस, थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस लिवर का इन्फ्लामेशन, मायोकार्डियम मसल्स का मायोकार्डाइटिस, मल्टीपल जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो सकता है, और फेशियल पाल्सी भी कर सकता है कौन, मम्स। बट रेयर होते हैं, पर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं किसकी, मम्स की। तो मम्स के कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स का है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट 30 से 40% ऑर्काइटिस। स्पेशली अडल्ट में ज्यादा होता है, बच्चों में भी हो सकता है, पर अडल्ट में, और अडल्ट में बायलेटर हुआ तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। बच्चों में अगर एक ही वर्ड में पूछे तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसके अलावा अन्य में सेंसरी हियरिंग लॉस और एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। ये तो कॉम्प्लिकेशन की बात होगी मम्स की। इसके अलावा मम्स में अपन इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, आईवी बेटा। वैक्सीन में सिंगल मम्स वैक्सीन अपन आईएम रूट से देंगे और कंबाइंड सप्लीमेंट्स रूट देंगे एमएमआर के फॉर्म में। अर्ली सिम्टम नाइट में ईयरक होता है, और क्लासिकल साइन सिम्टम पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग रहेगा बेटा आरिवास में। और मम्स का जो वायरस है पैरोटिडाइटिस वायरस है, जो कि एक आरएनए मिक्सो वायरस है, या मम्स ऑर्थो रूबेला वायरस है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज आपका 16 से 18 दिन तक होता है। ये अपने सारा का सारा अपने डिस्कस किया बेटा, 2 से 3 वीक एवरेज 16 से 18। और मोस्ट कम्युनिकेबल है 7 दिन पहले, स्पेशली 7 दिन पहले ज्यादा कम्युनिकेबल है, एंड 7 दिन बाद में। बिफोर और आफ्टर दोनों ऑप्शन में तो प्रायोरिटी किसको देना, बिफोर को। पेडोग्लैंड स्वेलो होने से पहले आइसोलेट 14 दिन तक रहेंगे बेटा। इज इट क्लियर नोट? दिस इज होल अबाउट थ्योरी ऑफ द मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब आप बता पाओगे कि चिपमंक लाइक फेस इज द सीन इन मम्स एंड किसके अंदर, बीटा थैलेसीमिया मेजर। दोनों के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा फेस, वेरी इंपॉर्टेंट। थैलेसीमिया जो होता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा थैलेसीमिया ब्लड आपका डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, दम जवाब दीजिएगा, जवाब में कंजूसी नहीं। यस, चलिएगा। मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स विच कैन कॉज मेल इनफर्टिलिटी इन अडल्ट, यानी मोस्ट कॉमन और फीटल अडल्ट में, दैट इज ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस होगा, आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, और वेरी इंपोर्टेंट उसकी वजह से क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, अपने पढ़ा था बेटा। जबकि चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। याद आ रहा है, जीआईटी कॉम्प्लिकेशन, पेनक्रियाटाइटिस होगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, जीआईटी पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पूछा कि जीआईटी कॉम्प्लिकेशन, तो आपको बताया गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जीआईटी नहीं है, जीआईटी कौन सा, पेनक्रियाटाइटिस। 4% केसेस में होता है आपका अपर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, इससे पता चलेगा पेनक्रियाटाइटिस का। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीआईटी कॉम्प्लिकेशन पूछा है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में मोस्ट कॉमन पूछे तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस। एम्स दिल्ली और रायपुर में आ चुका बेटा, छोटी छोटी बातें और सलाक्षण। अब आपको थ्योरी आती तो क्वेश्चन आप धमाधम सोल्व कर सकते हैं बेटा। सिंगल मम्स वैक्सीन गिवन बाय विच रूट, सिंगल मम्स वैक्सीन किस रूट से देते हैं, तो सिंगल मम्स वैक्सीन देते हैं बेटा आईएम रूट से। और आपकी जो कंबाइंड एमएमआर है, कंबाइंड जो एमएमआर है वो किस रूट से देते हैं, बार बार बता रहा हूं, सबक्यूटेनियस रूट से बेटा। एज अ क्लियर और नोट, सिंगल मम्स वैक्सीन आईएम रूट से देंगे बेटा। मम्स इज कंफर्म्ड बाय, मम्स का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, तो वही सलाइवा स्वैब कल्चर फॉर स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट से सलाइवा ले लो और उसको कल्चर करा के देखो, वायरल कल्चर कराओगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिपमुंक लाइक फेस, ये रहा चिपमुंक लाइक, यहां से पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होगी तो गिलेरी की तरह चेहरा देखने को मिलेगा। बीटा थैलेसीमिया मेजर, पैरोटिडाइटिस, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ अबव। पैरोटिड ग्लैंड के स्वेलिंग में भी ऐसा होगा, मम्स में और बीटा थैलेसीमिया मेजर, इन सब के अंदर चिपमुंक लाइक फेस देखने को मिलेगा, ऐसा चेहरा बेटा। ऐसे क्लियर और नोट हमारी बात में। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट कंफर्मेटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ मम्स, मम्स का कंफर्मेटिव साइन सिम्टम बने का था पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, पैरोटिडाइटिस आरिवास में। और अगर आपसे पूछे कि अर्ली साइन सिम्टम, दैट इज ईयरक, स्पेशली मिडनाइट, रात को ज्यादा होता है नाइट टाइम में, ईयरक इज द अर्ली सिम्टम।
एंड कंफर्म इज पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ मम्स? फर्स्ट साइन इज ईयरक, और वो भी स्पेशली नाइट में बेटा। बी इज द राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से जवाब। बेस्ट आइसोलेशन ड्यूरेशन ऑफ द मम्स। मम्स के लिए अपने कहा कि कम्युनिकेबल है 7 days बिफोर द ग्लैंड स्वेलिंग एंड 7 days आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग। ज्यादा डेंजर होता है बिफोर वाला समय, तो 7 प्लस 14 कितने दिन तक आइसोलेट रखोगे? 14 दिन तक आपको आइसोलेट रखोगे, सिंपल सी बात है। यस। नेक्स्ट, मैक्सिमम कम्युनिकेबल पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का मैक्सिमम को तो 7 days बिफोर ऑफ ग्लैंड स्वेलिंग, 7 days आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग, ड्यूरिंग फीवर, या 14 days आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्रायोरिटी किसको देना? बिफोर को। हालांकि दोनों सही है, ये और ये सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना? बिफोर को। ये क्वेश्चन बेटा एम जोधपुर में आ चुका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये दोनों सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना? बिफोर को, क्योंकि ग्लैंड स्वेलो नहीं होगी, उससे पहले पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, लोगों को कांटेक्ट में आएगा तो ज्यादा कम्युनिकेट करेगा दूसरों को, और वायलेंसी ज्यादा होती है स्टार्टिंग दौर में वायरस की। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इन ए डे के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड 16 से 18 दिन, और सप्ताह में पूछे तो 2 to 3 वीक्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज द मम्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्स? मम्स का मेन पॉजिटिव पैरोटिड वायरस, मिक्सो वायरस, मम्स, ऑर्थो, आलोपबो, ये सारे इसी के नाम है। पैरोटिड वायरस बोलते हो, मिक्सो वायरस बोलते हो, या मम्स, ऑर्थो, रूबेला वायरस बोल सकते हो, सारे इसी के नाम है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स इज डिसऑर्डर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मम्स किसका बेटा? पैरोटिड ग्लैंड का। अरे किसका? पैरोटिड ग्लैंड, यानी ग्लैंड का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और आपका किसका? नर्वस सिस्टम का। पैरोटिड ग्लैंड में डक्ट आती है, कौन सी? स्टेंसन डक्ट, और जो डक्टलेस सिस्टम होता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये मोस्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। डक्ट वाली जो ग्लैंड है उसको। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा, यहां पे कोई बच्चा या अडल्ट नहीं दिया गया, तो अपने पढ़ा 30 से 40% कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्काइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? ऑर्काइटिस। अडल्ट में पूछे तो भी ये, और अगर ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा तो अपने को चिल्ड्रन की तरफ नहीं जाना, अडल्ट की तरफ जाना। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्काइटिस। इज इट क्लियर? नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 से 40% केसेस में अगर दोनों में चूज करना है, अगर बच्चों में चूज करना तो असेप्टिक मैनेजमेंट, अडल्ट में तो ऑर्काइटिस, लड़ाई नहीं है। लेकिन बच्चा या अडल्ट नहीं दिया तो प्रायोरिटी किसको देंगे? अपन ऑर्काइटिस को देंगे बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी ऑफ द मम्स इज ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, आफ्टर स्वेलिंग ऑफ अपियर, या प्रोड्रोमल। तो मोस्ट जो होता है ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, बिफोर द स्वेलिंग होता है ना, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग में मोस्टली कम्युनिकेबल होता है, इन्फेक्टिविटी पीरियड ज्यादा होता है उस समय। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, ये वापस आ गया बेटा, कॉमनेस्ट, ऑर्काइटिस, एंडोपेराइटिस, एन्सेफलाइटिस, निमोनिया, या मायोकार्डाइटिस। तो यहां पे क्या आएगा? ऑर्काइटिस एंड एफ्राइटिस, क्योंकि ऑर्काइटिस सबसे ज्यादा कॉमन है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज गिवन इन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर द अटैक? अटैक होने के बाद जिंदगी भर तो कौन सी? मम्स। मम्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है बेटा। मम्स हो गया आपके कौन कौन सी? मम्स, मीजल एंड रूबेला। मीजल्स को अपन बोलते हैं रूबियोला, और इसको बोलते हैं मम्स को रूबुला। रूबुला, रूबियोला और रूबेला तीनों आपकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, ध्यान रखना बेटा, डोंट बी कंफ्यूज इनके साथ। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मम्स इज, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 3 वीक, 14 से 21 दिन तक बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए बेटा किससे रिलेटेड? आपके वेरी इंपॉर्टेंट, मम्स से रिलेटेड। इसी तरह की आपको कंप्लीट थ्योरी विद एमसीक्यू चाहिए बेटा,